तो कहते हैं फ्रेंड्स, कामयाबी मुझे मिले या ना मिले ये अलग बात है, लेकिन मैं मेहनत ही नहीं करूं ये गलत बात है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। आज मैं आप लोगों के बीच सेट नंबर 14 लेके आऊँ, जो कि आप लोगों के बीच में ALP CBT 2 के लिए होने वाला है। इससे पहले आप लोग देखे होंगे हमारे इस चैनल के माध्यम से मैं अब तक कुल 13 सेट अपलोड कर चुका हूं, और हमारा इसके साथ साथ आप लोग देखेंगे और भी बहुत सारी क्लास को अपलोड कर चुका हूं। तो आप लोगों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा अगर आप लोग ALP के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चलिए आज मैं आप लोगों के सामने पूरे 75 क्वेश्चन को मैं सॉल्यूशन दूंगा विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नाउ। तो देख सकते हैं क्वेश्चंस क्या लिख रहा है। छोटी कार्य को काटने, मरोड़ने, पकड़ने और जकड़ने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑलमोस्टली देखते हैं ऑप्शन क्या लिख रहा। फ्लैट नोज प्लायर, कॉम्बिनेशन प्लायर, साइड कटिंग प्लायर या राउंड लोज प्लायर। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है कॉम्बिनेशन प्लायर का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। याद रखिएगा, छोटे कार्य को काटने, मरोड़ने और पकड़ने जकड़ने के लिए हम लोग कॉम्बिनेशन प्लायर्स का प्रयोग करते हैं। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका आप लोगों के सामने। ये एक अवरोधक पर चांदी वाला पट्टी के लिए सहनशीलता क्या होती है। ऑलमोस्टली फ्रेंड्स, अगर आप लोग क्लास हमारा प्रीवियस किए होंगे तो आप लोगों को मैं बहुत ही अच्छा ट्रिक बताया था। देखिए, सबसे पहले इसके लिए मैं आप लोगों को ट्रिक बताया था, फिर से इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं बताया था, देखिए इसको लिखिएगा बीबी रॉय, आगे सबसे पहले लिखिए बीबी रॉय, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ। फिर लिखिएगा सोना एंड चांदी, देखिए सोना कर दिए, फिर लिखेंगे हम लोग चांदी। इस चीज़ को आगे आप लोग ध्यान रखिए, चांदी DI, इस चीज़ को आगे सबसे पहले आप लोग याद रख लीजिए। क्लियर है, और हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए वैल्यू लिखना है। तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 फिर 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद क्या करें, 10⁻⁻1 होता है, फिर 10⁻⁻2 होता है। क्लियर, ये आप लोग का वैल्यू होता है R1 के लिए। क्लियर है, लेकिन यहाँ पे सहनशीलता यानी कि टॉलरेंस का वैल्यू अगर बोलता है तो याद रखिएगा आप लोग के बीच में एक सोना का और एक चांदी का सबसे इंपॉर्टेंस होता है। तो मोस्टली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे, सोना के लिए हम लोग करते हैं 5%, क्या करते हैं 5% करते हैं, और चांदी के लिए हम लोग करते हैं 10%। क्लियर, और नो कलर यानी कोई अदर कलर रहता है तो उसके लिए 20% करते हैं। और आप लोग को क्वेश्चन देखिएगा तो चांदी के लिए बोल रहा, तो ऑलमोस्टली देख सकते हैं चांदी के लिए क्या लिखेंगे 10%। तो इसका राइट आंसर होगा 10%। क्लियर है, तो प्लस माइनस 10% होगा चांदी का। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। फिर से मैं बताना चाहता हूँ, चांदी का जो टॉलरेंस होता है वो आप लोग का क्या होगा 10% होगा। वही सोना की बातें करते हैं, यानी सोना बोले तो AU संकेत होता है, तो सोना की अगर हम लोग बातें करते हैं तो 5% होता है। क्लियर है, और 20% जो होता है इसमें होता है नो कलर के लिए, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। क्लियर है, तो ये सारी चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे खाली लिख रहा था प्लस 10%, तो फिर प्लस नहीं होता, हमेशा प्लस माइनस के रूप में ले जाता, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को कर दीजिएगा। क्लियर है, तो राइट आंसर होगा चांदी के पट्टी के लिए सहनशीलता यानी टॉलरेंस का वैल्यू होता है प्लस माइनस 10% होता है। क्लियर है, और सोने का कितना होता है 5% होता है, और बिना रंग के लिए नो कलर के लिए 20% सहनशीलता होता है। क्लियर है, चलिए बातें करना चाहते हैं कार्बन प्रतिरोध पर प्रायः रंगीन पट्टियाँ होती है जिसकी मदद से प्रतिरोधों का मान ज्ञात करते हैं। अब फ्रेंड इसके लिए एक सूत्र होता है, ऑलरेडी आप लोग पढ़े भी होंगे। तो आर का जो फार्मूला होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं AB, क्या लिखते हैं AB लिखते हैं, फिर क्रॉस लिखते हैं 10⁻C लिखते हैं, फिर प्लस माइनस यहाँ पर टॉलरेंस का वैल्यू लिखते हैं। क्लियर है, अब मैं अभी आप लोग को फार्मूला भी बता दिया था किस टाइप से आप लोग को यूज करने को होता है। इसमें देखिए ABCD का अगर यूज करते हैं तो देखिए सबसे पहले इसमें चारों चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। ABCD जो था फर्स्ट कलर को शो करता है, B जो आप लोग का सेकेंड कलर को शो करता है, C आप लोग को थर्ड के बारे में शो करता है, फोर्थ जो होता है ये बैंड के लिए शो करता है। क्लियर है, इस टाइप से आप लोग को याद करना पड़ेगा। और इसका ट्रिक में आप लोग को फिर से एक बार बोलिए, आप लोग सबसे पहले बोलिए BB रॉय, देखिए आप लोग बोलिए याद हो जाए BB रॉय, बोले BB रॉय, फिर लिखिए BB रॉय गुड वाइफ, सॉरी BB रॉय ब्रिटेन, सॉरी BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन है वेरी गुड वाइफ, इस टाइप से बोलिएगा, फिर सोना चांदी कर दीजिए, आप लोग को याद हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आ रहा। तापमान में प्रति डिग्री वृद्धि के साथ प्रतिरोध में वृद्धि और मूल प्रतिरोध के अनुपात को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, तापमान में प्रति डिग्री वृद्धि के साथ प्रतिरोध में वृद्धि और मूल प्रतिरोध के अनुपात को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध का तापमान गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध का तापमान गुणांक। यानी अगर ऑप्शन नंबर अगर हो जाइएगा तो ऑप्शन नंबर अच्छे से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। तो ऑलमोस्टली इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है, तो फ्रेंड इसके हमारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, देखिए हम लोग इसको बोलते हैं तापमान गुणांक, और इसको हम अल्फा से सूचित करते हैं। क्लियर है, इसका जो फॉर्मूला लिखते हैं, देखिए RT लिखते हैं, RT माइनस R0 लिखते हैं, R0 बाय यहाँ कीजिएगा तो R0 कीजिएगा इंटू T लिखिएगा, प्रति डिग्री सेल्सियस लिखते हैं। क्लियर है,
और इसके साथ साथ याद रखिएगा यदि किसी चालक का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध R0 है और 30 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध RT है, तो चालक में ताप वृद्धि के कारण जो प्रतिरोध होगा डेल R होगा, RT माइनस R0 होगा। क्लियर है, इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है 11 किलो वोल्ट वाले केबल के लिए वांछित खाई क्या होती है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा किसी 11 किलो वोल्ट केबल के लिए वांछित खाई जो होता है 0.9 मीटर होती है। कितना होता है? 0.9 मीटर होता है। तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर लीजिएगा। क्लियर है, बातें करना चाहते हैं सबसे पहले एक होता है हाई टेंशन, एक होता है लो टेंशन, और मोस्टली मैं प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था। तो देखिए कुछ कुछ एक्स्ट्रा मैं बता देता ताकि आप लोगों को रिकॉल हो जाए। सबसे पहले याद रखिएगा HT जिसे बोलते हैं हाई टेंशन। मोस्टली फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताया था हाई टेंशन का, देखिए हाई टेंशन उसे कहते हैं जिसमें 1 किलो वोल्ट, देखिए 1 किलो वोल्ट से लेके 1 किलो वोल्ट से लेके 11 किलो वोल्ट तक, 11 किलो वोल्ट तक के केबल को क्या बोलते हैं? हाई टेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड? हाई टेंशन बोलते हैं। वही बातें करना चाहते हैं लो टेंशन के बारे में। तो मोस्टली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े भी होंगे, तो लो टेंशन बोलते हैं केवल और केवल 1 केवी वाले जो होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं लो टेंशन बोलते हैं। क्लियर, इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। बातें करना चाहते हैं इसमें याद रखिएगा अचालक यानी इंसुलेटर आवरण युक्त चालक को केबल कहते हैं, यानी कि जो इंसुलेटर वाले आवरण होते हैं उसके शुद्ध चालक को हम लोग केबल कहते हैं। क्लियर है, चलिए केबल का जो ऊपर जो लेप रहता है ऑलरेडी मैं आप लोगों को बताया था। तो केबल के जो ऊपर लेप लगा था उसमें रहता है PVC। क्या होता है ये? PVC। दैट मीन्स फ्रेंड्स PP होता है पॉली, V होता है विनाइल क्लोराइड, यानी पॉली विनाइल क्लोराइड का यूज करते हैं। क्लियर है, इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिख रहा है? एल्युमिनियम केबल को बस बार से जोड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाले लग के प्रकार की पहचान करें। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसका जो राइट आंसर होगा बायमेटेलिक केबल लग होगा। तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, याद रखिएगा। क्लियर है, तो सुनिएगा एल्युमिनियम केबल को कॉपर बस बार से जोड़ने के लिए बायोमेट्रिक यानी द्विधात्विक केबल लग का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है, इसके साथ साथ याद रखिएगा केबल लग का प्रयोग DC मशीन में करते हैं। ये जो केबल लग होता है ना, तो केबल लग का देखिए केबल लग का जो प्रयोग करते हैं ये हमेशा DC मोटर में करते हैं। किस में करते हैं? DC मशीन में करते हैं। देखिए याद रखिएगा DC मशीन में करते हैं। क्लियर है, इसके साथ साथ ये जो बना होता है एल्युमिनियम और कॉपर का बना होता है, ये भी याद रखिए। एक किसका बना होता है? एल्युमिनियम और कॉपर का बना होता है। चलिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से है, विद्युत आग में किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे विद्युत आग में किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया था। ऑलमोस्टली ऑप्शन देखेंगे। सबसे पहले बोला सोडा एसिड अग्निशामक का, तो फ्रेंड इसे हम लोग यूज इसमें नहीं करते हैं। फिर बोला फोम अग्निशामक का, फिर लिख रहा हेलोन CTC अग्निशामक का, फिर लिख रहा शुष्क पाउडर अग्निशामक का था। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे, इसके लिए हम लोग हेलोन CTC अग्निशामक का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। विद्युत भाग में हेलोन CTC वाले अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। क्लियर है, इस यंत्र में तो सुनिएगा इस प्रकार के यंत्र में कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 अथवा ब्रोमो डाइफ्लोरोमीथेन यानी कि BFC नामक द्रव्य वायुदाब के साथ भरा जाता है। क्लियर है, इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए बातें करना चाहते हैं, देखिए सोडा एसिड अग्निशामक का प्रयोग जो करते हैं हम लोग तेली आग को बुझाने के लिए या फिर तेली आग को बुझाने के लिए करते हैं। अगर क्वेश्चन आता है देखिए सोडा एसिड अग्निशामक का जो हम लोग प्रयोग करते हैं वह तेली आग को बुझाने के लिए करते हैं, यानी तेली आग को बुझाने के लिए क्या करते हैं? सोडा एसिड अग्निशामक का प्रयोग करते हैं। क्लियर है, और फोम का प्रयोग क्लास B की आग बुझाने के लिए करते हैं। क्लियर है, वही बातें करना चाहते हैं शुष्क पाउडर का, तो शुष्क पाउडर का जो लोग पढ़ते हैं वह क्लास C की आग बुझाने को करते हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। अब फॉर्म का किस में करते हैं? तो क्लास B वाले के लिए करते हैं। क्लास B में क्या कहते हैं? केरोसिन तेल आते हैं, पेट्रोल आते हैं। ठीक है, वही क्लास C में क्या आएंगे? तो पेट्रोलियम डीजल इस टाइप से आएंगे। क्लियर है, चलिए मैं सारी चीज़ों को मैं बता दें जो आप लोगों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल हो गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा। जी सीरीज मैन्युफैक्चर सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस सुरक्षा के उपकरण के लिए करते हैं? ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोगों को बताया था जी सीरीज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल एयर कंडीशनर AC उपकरण में किया था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो एयर कंडीशनर जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिख रहा है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, इसके साथ साथ सबसे पहले बातें करना चाहते हैं MCB का। MCB का फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। क्लियर है, तो MCB का निर्धारण एक निश्चित धारा के लिए बनाया जाता है। जब परिपथ में धारा का मान निर्धारित धारा के मान से अधिक होता है तो यह प्रातः परिपथ को ब्रेक कर देता है। क्लियर है, चलिए अब इसके साथ साथ याद रखिएगा, देखिए इसके 3-4 भागों में बांटा गया। ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े हुए होंगे। सबसे पहले बातें करना चाहते हैं जी सीरीज का, तो याद रखिए जी सीरीज MCB का जो प्रयोग करते हैं हम लोग इसको सबसे करते हैं इंडक्टिव लोड वाले में करते हैं, यानी जी सीरीज
वो मिस्टेक नहीं करना। हाँ देखिए फ्रेंड, जी सिर्फ एमसीबी का जो हम लोग प्रयोग करते हैं इसमें इंडक्टिव लोड वाले में करते हैं, यानी इंडक्टिव लोड वाले परिपथ के लिए करते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, इंडक्टिव लोड वाले सर्किट की सुरक्षा के लिए जी सीरीज का प्रयोग करते हैं। वही बातें करते हैं एल सीरीज का, तो एल सीरीज एमसीबी का प्रयोग करते हैं हम लोग गीजर में करते हैं। किस में करते हैं? गीजर में। इस चीज़ को मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, तो गीजर में करते हैं। इसके साथ साथ ओवन में करते हैं एवं सामान्य प्रकाश व्यवस्था में करते हैं। क्लियर है? वही एक और होता है आप लोग का एल सीरीज एमसीबी का प्रयोग जो है प्रतिरोधक भार वाले सर्किट की सुरक्षा के लिए भी करते हैं, यानी कि प्रतिरोधक, देखिए मैं लिख देता हूँ, प्रतिरोधक भार वाले सर्किट की सुरक्षा के लिए भी एल सीरीज का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? इसके साथ साथ डीसी सीरीज एमसीबी 220 वोल्ट डीसी तक के वोल्टेज के लिए उपयुक्त होती है। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग यूज कीजिएगा। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यानी इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन ही जनाओ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं आप लोग के बीच में क्वेश्चन नंबर 8 क्या आ रहा। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग के सामने ये रहा, एक ELCB यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर परिपथ हमेशा संयोजित किए जाने चाहिए। और मोस्टली फ्रेंड्स हमेशा मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, एक अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर जो है हमेशा सप्लाई से भार की ओर संयोजित किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन है बिल्कुल, तो सप्लाई से भार की ओर, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कीजिएगा। ये हमेशा आपूर्ति से भार की ओर, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? बातें करना चाहते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है, तो ELCB का फुल फॉर्म याद कर लीजिए, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है। क्लियर है? इस ELCB वोल्टेज संचालित डिवाइस होता है। इसका प्रयोग हम लोग करंट लीकेज को पता करने में करते हैं। क्वेश्चन आता है क्वेश्चन की करंट लीकेज का पता करने के लिए हम लोग किसका करते हैं, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा हम लोग ELCB का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? इसके साथ साथ याद रखिए एक होता है RCCB। देखिए RCCB, अभी IPL का दिन चल रहा है, ये मत सोचिएगा RCB में बोल रहा हूँ, RCCB होता है। इसका अर्थ होता है R से होता है रेसिड्यूल, C4 होता है करंट सर्किट ब्रेकर होता है। क्लियर है? और याद रखिए RCCB को ही बोलते हैं ELCB बोलते हैं। ELCB के लिए अपेक्षा उत्तम माना जाता है, यानी RCCB रेसिड्यूल करंट सर्किट ब्रेकर को अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर के तुलना में अच्छा माना जाता है। क्लियर है? यह 100% लीकेज करंट से सुरक्षा प्रदान करता है। कौन? तो R, देखिए R लिख लीजिएगा, CCB। क्लियर है? इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैटरी जिसका आवेश डिस्चार्ज होने के बाद पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो फ्रेंड देखिए, एक बैटरी जिसका आवेश डिस्चार्ज होने के बाद पुनः प्राप्त किया जा सकता है उसे क्या बोलते हैं, तो ऑलमोस्टली फ्रेंड ऐसा बैटरी जिसका आवेश डिस्चार्ज होने के बाद फिर से प्राप्त कर लेते हैं उसे बोलते हैं सेकेंडरी सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेल, यानी कि द्वितीयक सेल बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? वही बातें करना चाहते हैं हम लोग। देखिए इसमें याद रखिएगा, देखिए इसे हम लोग कहते क्या, वह सेल जिन्हें पहले विद्युत देकर चार्ज करना पड़ता है तथा तब वह EMF उत्पन्न करता है, वह सेकेंडरी सेल कहलाता है। क्लियर है? इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसका जो एग्जांपल है तो ऑलमोस्टली मैं आज सुबह बताया था, तो पहला एग्जांपल लिखिएगा लीड एसिड सेल, सबसे फेमस है ये, तो लीड एसिड सेल इसका एग्जांपल हो गया। क्लियर है? इसके साथ साथ आप लोग एडिशन सेल के बारे में भी लिख सकते हैं, तो एडिशन सेल भी इसका एग्जाम्पल हो गया। फिर निकेल कैडमियम सेल भी लिख सकते हैं। क्लियर है? इसके साथ साथ इसमें रासायनिक जो क्रिया होता है उत्क्रमणीय होता है, यानी कि रिसिबल होता है, यानी कि आप लोग को गिव एंड टेक वाला होता है। क्लियर है? यानी कि चार्जेबल होती है। और इसके साथ साथ याद रखिए द्वितीयक सेल का जो जीवन काल होता है वह लंबा होता है, साथ में इसमें EMF का मान भी क्या होता है? उच्च होता है। तो राइट आंसर अगर देखिएगा तो राइट आंसर कीजिए सेकेंडरी सेल। क्लियर है? वही बातें करना चाहते हैं वोल्टेइक सेल के बारे में, ऑलरेडी आप लोग पढ़ेंगे। वोल्टेइक सेल में क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जो कि H2SO4 कहलाता है। और इसमें सबसे पहले इसका EMF का जो वैल्यू होता है 1.8 वोल्ट होता है। क्लियर? इस चीज़ को आप लोग याद रखेगा। और वोल्टेइक सेल का जो खोज किया था, यानी इसका डिस्कवर किया था, वह वोल्टा नामक साइंटिस्ट ने किया था। इस चीज़ को भी आप लोग को नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये, स्थिर धारा प्रणाली की तुलना में स्थिर वोल्टेज प्रणाली में चार्जिंग के लिए आवश्यक समय क्या होता है। और मोस्टली फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा, स्थिर विभव प्रणाली का उपयोग फास्ट चार्जिंग के लिए करते हैं। तो फास्ट चार्जिंग के लिए करते हैं, यानी कि देखा जाए ना तो लगभग आधा रह जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स, हमेशा स्थिर धारा प्रणाली की तुलना में स्थिर वोल्टेज प्रणाली में चार्जिंग के लिए आवश्यक समय क्या होता है, तो घटकर लगभग आधा रह जाता है। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये, तो लिख रहा अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयोगी सामग्री क्या होती है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयोगी सामग्री जो होता है वह इस्पात होता है। क्या होता है? इस्पात होता है। और मोस्टली इसमें ऑप्शन दे रहा है, तो यानी कि इस्पात को हम लोग क्या बोलते हैं, तो फ्रेंड उसे बोलते हैं कोबाल्ट वगैरह बोलते हैं, यानी कि इस्पात के अंतर्गत जो आता है उसे हम लोग बोलते हैं, तो इसे कार्बन इस्पात बोलते हैं। और ऐसे चुंबकीय पदार्थ जिसमें चुंबक गुण अनेकों वर्ष तक रहता है उसे बोलते हैं अस्थायी चुंबक। क्लियर है? तो अस्थायी चुंबक का चुंबकलता का मान क्या होता है? स्थिर होता है। क्लियर है?
तो राइट आंसर कीजिएगा। तो 11 का ऑप्शन नंबर कीजिए तो कार्बन इस्पात कीजिए, यानी ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित दो हानियों में से किसे एक साथ कोर हानि कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बोला किसे एक साथ कोर हानि बोलते हैं। देखिए यहाँ पे कोर हानि के लिए बोल रहा, क्लियर है। तो देखिए आप लोग को आज मैं आज मैं आप लोग देखे होंगे क्वार्टरली क्लासेस का जो PDF था उसको मैं पूरे के पूरे एक्सप्लेन किया हूँ, साथ में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताऊँ। अब उसमें देखिए कुछ पेज बाकी है, तो उस चीज़ को मैं हो सकता है कल या परसों के दिन में जब टाइम मिलेगा तो मैं उस चीज़ को भी करवा दूंगा। तो देखिए आप लोग को बताया था ट्रांसफार्मर में दो प्रकार के लॉस होते हैं, एक होता है कॉपर लॉस होता है, एक होता है कोर लॉसेस। तो कोर लॉसेस के अंदर दो चीज़ आते थे। पहला होता है देखिए, एक होता है आप लोग का हिस्टेरिसिस लॉस होता है, एक होता है इसमें एडी करंट लॉस होता है। तो देखिए इसमें याद रखिएगा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एडी करंट लॉस यानी जिसे हम लोग ईसी बोलते हैं, और एक होता है आप लोग का एच यानी हिस्टेरिसिस लॉस होते हैं आप लोग का कोर लॉसेस में। तो ऑलरेडी देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिएगा, यानी कि एडी करंट लॉस के साथ साथ हिस्टेरिसिस लॉस को कहते हैं, क्लियर है। तो याद रखिए मशीनों की लौह कोर के द्वारा उत्पन्न होने वाले विद्युत शक्ति की हानि को ही हम लोग बोलते हैं लौह हानि बोलते हैं, क्लियर है। चलिए अब यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता दें क्योंकि ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन इससे आता है। फ्रेंड्स सबसे पहले याद रखिएगा इस क्षति का मान प्रत्येक लोड पर समान एवं नियत रहता है, इसलिए इसे नो लोड हानि भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं हमेशा रखिएगा, इसे हम लोग नो लोड हानि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नो लोड हानि कहते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस क्षति का मान प्रत्येक लोड पर समान एवं नियत रहता है, क्लियर है। अब देखिए बातें करना चाहते हैं एडी करंट के बारे में, यानी कि भंवर धारा हानि के बारे में। तो इसका फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए, ये पेपर में आएगा आप लोग का पेपर में। सबसे पहले के ई लिखेंगे, क्या लिखेंगे? के ई लिखेंगे, फिर देखिए बी एम का स्क्वायर कर देंगे, उसके साथ साथ हम लोग फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर करते हैं, फिर देखिए थिकनेस का स्क्वायर करते हैं, फिर वॉल्यूम करते हैं। ये होता है आप लोग का एडी करंट का। वही हम लोग बातें करेंगे हिस्टेरिसिस का। तो हिस्टेरिसिस के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले के एच लिखते हैं। क्या लिखते हैं? के एच लिखते हैं। फिर हम लोग बी एम का तो लिखते हैं, लेकिन इसके ऊपर 1.6 लिखते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, फिर भी लिखते हैं, यानी कि वॉल्यूम लिखते हैं, क्लियर है। ये होता है दोनों का फॉर्मूला। ऑलरेडी आप लोग इसको लिख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, वास्तविक शक्ति ज्ञात करने के लिए आभासी शक्ति को किससे गुना किया जाता है। ऑलमोस्टली फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग पता करना चाहेंगे वास्तविक शक्ति को ज्ञात करने के लिए आभासी शक्ति को किससे गुना करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कॉस को। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग पावर फैक्टर जानिए, पावर फैक्टर के लिए cos फाई कहते हैं। तो इसका फार्मूला जो होता है आप लोग ऑलमोस्टली पढ़े भी होंगे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो देखिए इसका यूनिट में बताता हूँ, आप लोग बताइए। इसका यूनिट जो होता है KW यानी किलोवाट बटा KVA होता है। अब आप लोग बता सकते हैं, ऑलमोस्टली बता सकते हैं। सबसे पहले आप लोग पढ़े होंगे वास्तविक शक्ति। देखिए ये जो होता है किलोवाट जो होता है ये आप लोगों का किसका होता है? एक्टिव पावर का होता है। क्या होता है? एक्टिव पावर का होता है, क्लियर है। और ये जो होता है रिएक्टिव पावर का होता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, यानी कि आभासी देखिए वास्तविक शक्ति ज्ञात करने के लिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले cos फाई लिखिए। आप लोग फिर से मैं बताता हूँ, cos फाई अगर लिखिएगा ना तो इसका फार्मूला होता है वास्तविक शक्ति। देखिए इसका फार्मूला लिखिएगा तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आभासी शक्ति। ये आगे फार्मूला इसको लिख लीजिएगा, क्लियर है। यानी कि हम लोग बोलते हैं एपरेंट पावर, सॉरी इसको देखिए आप ये अब आपको डिवाइड करना है। तो ऑलरेडी आप लोग देखिएगा वास्तविक शक्ति ज्ञात करने के लिए क्या कीजिए, cos फाई को हम लोग किससे गुना करेंगे? आभासी शक्ति से गुना करेंगे, क्लियर है। अब देखिए यहाँ से मैं कुछ फैक्ट्स बता रहा हूँ, उसके साथ साथ पॉइंट्स में बताऊँगा जो आप लोगों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। सबसे पहले देखिए वास्तविक शक्ति को हम मिटा देते हैं। और मोस्टली फ्रेंड देखिए वास्तविक शक्ति के जगह पर हम लोग इसका जो यूनिट होता है और आभासी शक्ति के यूनिट की जगह पे लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को आप लोग लिखिएगा। तो cos फाई, तो इसका जो फार्मूला होता है इसके लिए हम लोग लिखते हैं किलोवाट। सबसे पहले यहाँ पे किलोवाट लिखेंगे, फिर लिखते हैं यहाँ पे रिएक्टिव पावर के लिए KVA लिखते हैं, क्लियर है। तो यहाँ से अगर आप लोग KW यानी किलोवाट का फार्मूला निकालते हैं तो ऑलमोस्टली निकाल सकते हैं KV यानी कि किलो वोल्ट एम्पियर निकालिएगा, साथ में cos फाई कर सकते हैं, ये भी फार्मूला होता है, क्लियर है। तो इस टाइप से आप लोग एक्टिव पावर का फार्मूला निकाल सकते हैं। वही एक होता है आप लोग के बीच में प्रतिघाती शक्ति, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं प्रतिघाती शक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? तो ऑलमोस्टली पढ़े होंगे रिएक्टिव शक्ति बोलते हैं, जिसे हम लोग Q से डिनोटेट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए इसका फार्मूला निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? साइन फाई से डिवाइड करते हैं, यानी साइन फाई को हम लोग डिवाइड किससे करेंगे? देखिए इसके लिए फार्मूला मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले साइन फाई, तो साइन फाई अगर लिखना चाहते हैं तो इसके लिए फार्मूला जो हम लोग करते हैं इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे कि उसमें देखिए आप लोग cos फाई में किलोवाट लिखे थे ना, तो वहाँ पे किलोवाट की जगह पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा? KVAR कीजिएगा, KVAR कीजिएगा, बट वही आपको KVA में रहना पड़ेगा। क्या लिखिए? KVA में रहना पड़ेगा, क्लियर है। वही अगर आप लोग cos फैक्टर बोलते हैं यानी cos फाई के लिए निकालते हैं ना, तो केवल KVAR के जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं? किलोवाट लिखते हैं, और बाकी आप लोग का KVA ही रहता है, क्लियर है। अब यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं बहुत बढ़िया से। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा फोकस कीजिए ताकि आप लोग कभी भूलिएगा नहीं। देखिए
दोनों का जो डिनोमिनेटर होता है वहाँ पे किलो वोल्ट एम्पियर तो रहता ही है, लेकिन इसमें आप लोग का जो आता है ये kVAR आता है। किस में आता है? सैन फाई में आता है। क्लियर है। और ये kVAR को ही हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो इसके अनुसार हम लोग प्रतिघाती शक्ति के फार्मूला को निकालते हैं। क्लियर है। और ये जो होता है आप लोग एक्टिव पावर के अकॉर्डिंग लिखते हैं। क्लियर है। तो एक्टिव पावर का जो फार्मूला होता है किलोवाट होता है सही मात्रक, और वही बात है रिएक्टिव पावर का अगर बोलेगा तो kVAR होगा। क्लियर है। तो इस टाइप से आप लोग कर सकते हैं। चलिए, इसके साथ साथ एक होता है आभासी शक्ति यानी कि एस। तो ऑलमोस्टली मैं फ्रेंड्स आप लोगों को बताया था एस का फॉर्मूला निकालिएगा तो इसका लिखते हैं हम लोग पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर लिखते हैं। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग काफ़ी अच्छे से याद कर सकते हैं जो मैं बताया हूँ। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो फेज फैक्टर यानी कॉस फैक्टर यानी कि ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है आप लोग के बीच में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, प्रत्यावर्ती धारा एसी परिपथ में प्रेरित प्रतिघात और आवृत्ति के बीच क्या संबंध होता है? इन एन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी? और मोस्टली फ्रेंड्स मैं आज बताया था। देखिए, सबसे पहले इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो फार्मूला होता है एक्सल बोलते हैं। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का हम लोग जो फार्मूला लिखते हैं 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू एल लिखते हैं। और मोस्टली आप लोग पढ़े होंगे। और इसके साथ साथ याद रखिएगा इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो एसआई मात्रक होता है वह ओम होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? ओम होता है। वही फ्रीक्वेंसी का एसआई मात्रक क्या होता है? हर्ट्स होता है। क्या होता है? हर्ट्स होता है। इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिएगा। वही बातें करना चाहते हैं इंडक्टिव कैपेसिटेंस का यानी एक्सी का फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे तो इसमें हम लोग क्या करते हैं सिंपल वे में केवल 1 लिखते हैं बाय 2 पाई एफ के बाद हम लोग सी कर देते हैं। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसका भी ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम होता है। क्लियर है। अब बोलेगा सी क्या है तो ऑलमोस्टली पढ़ाते हैं ये कैपेसिटेंस होता है। इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है? फैराड होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे बोल रहा के बीच क्या संबंध है, तो हमेशा याद रखिए दोनों को भी जो संबंध यहाँ पे किसका बोल रहा था, देखिए प्रतिघाती का बोल रहा ना ये। तो ऑलमोस्टली याद रखिए इसका फार्मूला फिर से लिखते हैं तो एक्सएल का फार्मूला लिखिएगा तो 2 पाई एफ एल कीजिएगा 2 पाई एफ एल। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। इसके साथ साथ देखिए 2 फैक्टर और बताना चाहता हूँ। देखिए इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी एक्सएल और एक होता है इंडक्टिव कैपेसिटेंस। ये दोनों का जो ऐसा ही मात्रक होता है याद रखिए दोनों का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्लियर है। इसके साथ साथ रेजिस्टेंस का भी ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ओम होता है। वही बातें करना चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स। देखिए, अगर खाली एल की बात करना है यानी इंडक्टेंस का फार्मूला अगर बोलते हैं तो इसका फार्मूला होता है हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी होता है। फिर वही अगर कैपेसिटेंस के फार्मूला बोलते हैं तो इसका होता है फैराड होता है। क्या होता है? फैराड होता है। तो इस टाइप से आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन को मैं बता दिया हूँ। अब इंडक्टेंस के भी 2 प्रकार होते हैं, एक होता है सेल्फ इंडक्शन, एक होता है म्यूचुअल इंडक्शन। तो दोनों का यूनिट क्या होता है? हेनरी ही होता है। क्लियर है। तो सारे चीज़ को एक जगह आप लोग जमा कर लीजिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 समरूपी 2 वोल्ट सेलों के आर पार 1 किलो ओम प्रतिरोधक समांतर जोड़ा गया है तो प्रतिरोधक से होकर जाने वाली धारा कितनी होगी? सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग को समझना पड़ेगा 3 समरूपी 2 वोल्ट सेलों से आर पर 1 किलो वोल्ट प्रतिरोधक समांतर जोड़ा गया है तो बोला प्रतिरोधक से होने वाली धारा कितनी जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें आप लोग को एक ही काम को यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए दो वोल्ट है ना, ये 2 वोल्ट के लिए हम लोग कितना पास करेंगे? 1 किलो ओम पास करेंगे यानी 1 किलो ओम पास करेंगे। ऑलमोस्टली अगर सॉल्व किए तो देखिए 1 किलो ओम में हम लोग कितना 10⁻³ कर सकते हैं। अब यहाँ से सॉल्व किए तो 2 MA आएगा 2 MA आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइए तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिएगा। चलिए बातें करना चाहते हैं फ्रेंड इसमें देखिए समांतर क्रम के बारे में। देखिए समांतर क्रम संयोजन के बारे में बताना चाहते हैं यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बताना चाहते हैं। इसमें वोल्टेज जो होता है वो हमेशा एक समान होता है। इसमें वोल्टेज क्या होता है? एक समान होता है। वही इसमें जो धारा होता है यानी धारा का जो वैल्यू होता है वह भिन्न भिन्न होता है या फिर अलग अलग आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए, अब आप लोग को आगे एक संतुलित 3 फेज स्टार संयोजित प्रणाली में यदि लाइन धारा 30 एम्पियर है तो फेज धारा कितनी होगी? सबसे पहले फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग को बोला एक संतुलित 3 फेज स्टार के बारे में। सबसे पहले हम लोग बातें करना चाहते हैं स्टार के बारे में। देखिए सबसे पहले अगर स्टार के बारे में बात करना चाहते हैं तो ऑलमोस्टली देखिए आप लोग बनाए होंगे। देखिए ये स्टार होगा था आप लोग का। क्लियर है। तो स्टार के बारे में आप लोग को बताते हैं। सबसे पहले इसमें याद रखिएगा इसमें जो होता है देखिए इसमें 3 कलर होता है। सबसे पहले रेड होता है, उसके बाद आप लोग का येलो होता है, फिर आप लोग का ये ब्लू होता है और इसमें जो न्यूट्रल तार होता है उसे बोलते हैं रेड बोलते हैं। क्लियर है। अब इसी में क्या होता है देखिए इसमें अगर आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ तो इसमें 2 कंडीशन होता है। सबसे पहले याद रखिएगा देखिए IL बराबर क्या होता है? आई फेज होता है यानी कि लाइन करंट और फेज करंट दोनों आपस में बराबर होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग देखिए तो लाइन करंट की वैल्यू कितना लिख रहा है तो ऑलमोस्टली देख सकते हैं आप लोग का 30 एम्पियर लिख रहा।
तो उसी प्रकार फेज करंट का भी वैल्यू कितना होगा, 30 एम्पियर ही होगा। तो इसका आंसर अगर लिखेंगे तो फ्रेंड्स 30 एम्पियर ही होगा। तो राइट आंसर क्या बोला था, धारा लिख रहे हैं हाँ, तो इसका राइट आंसर होगा 30 एम्पियर ही होगा। तो ऑप्शन है ऑलमोस्टली ऑप्शन नंबर ए डी को क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर है, तो ये याद रखेगा। वही फ्रेंड्स अगर इसमें बोलते हैं स्टार संयोजन में लाइन वोल्टेज बोलते हैं, यानी कि VL का अगर फार्मूला बोलते हैं तो ये आप लोग का √3 टाइम्स होता है आप लोग का फेज वोल्टेज का होता है। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है, तो दोनों चीज़ों को मैं और इसमें कलर के बारे में भी एक साथ पे बता दिया हूँ। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, पी टाइप सेमीकंडक्टर में डोपिंग के लिए निम्नलिखित में से सामग्रियों में से किस एक का उपयोग किया जाता है। देखिए पी टाइप के बारे में बोल रहा, तो हम लोग देखिए पी बोला तो हम लोग पी के लिए क्या याद करते हैं, पान को याद कीजिए। सबसे पहले PAN याद कीजिए। पी के लिए हम लोग क्या याद करें, पान याद कर लीजिए। क्लियर है, तो देखिए P4 होता है, देखिए इसके लिए मैं आप लोग को होता है पी के लिए आप लोग पान 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 नहीं नहीं ना, देखिए एंड नप ऑफ सब भी। देखिए पी टाइप के लिए आप लोग याद कीजिए, डोपिंग के लिए किसको मिलाते हैं, तो एक होता है पिन याद कीजिए, और एक और होता था मैं भूल गया, ताप होता है शायद। एक पिन होता है, एक ताप होता है। देखिए ताप होता है, देखिए शायद मेरे माइंड में अगर आ गया तो दोनों बता देंगे। एक होता है ताप, ये सबसे पहले दोनों को आप लोग याद कर लीजिए। देखिए मैं ट्रिक से समझाना चाहता हूँ, जिसमें देखिए जिसमें पेंटावायलेंट होता है यानी P4 होता है पेंटावायलेंट। देखिए लिख देता हूँ, जिसमें आप लोग का पेंटावायलेंट होता है यानी कि जिसमें पेंटावायलेंट होता है उसे हम लोग बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोलेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर है, और वही जिसमें आप लोग का देखिए जिसमें आप लोग का ट्राईवैलेंट होता है यानी कि जिसमें आप लोग का ट्राईवैलेंट होता है उसे बोलेंगे हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोलेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है, तो देखिए आप लोग यहाँ पे बोल रहा था क्वेश्चंस क्या लिख रहा था, एक पी टाइप के लिए। तो पी टाइप के लिए मैं आप लोग को क्या बोला था, अभी जो बताया था उसको देख लीजिएगा। क्लियर है, तो देखिए पी टाइप तो मैं क्या बोला था, ताप लिखने के लिए। पी टाइप के लिए अगर बोलेगा ना, देखिए यहाँ पे पी टाइप बोला था ना ये, तो अभी क्या बोला था मैं ट्रिक, अभी मैं आप लोग को दो ट्रिक बोला था। तो सबसे पहले ताप याद कर ले, TAP। तो पी टाइप में हम लोग देखिए, पी टाइप में अगर देखिएगा तो हम लोग अभी क्या बोले, पी टाइप में तो ये पी टाइप आ रहा ना ये, तो इसमें अगर हम लोग देखना चाहेंगे फ्रेंड तो आप लोग का ट्राईवैलेंट आता है। क्या आता है, ट्राईवैलेंट में आता है। क्लियर है, तो ट्राईवैलेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्राईवैलेंट के लिए हम लोग याद करिएगा, तो उसके लिए जिसका वैलेंसी 3 आता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसमें हम लोग याद करते हैं इसके लिए हम लोग देखिए ऑप्शन इंडियम, चांदी, एंटीमनी या फॉस्फोरस। तो इसके लिए हम लोग जो प्रयोग करते हैं, जिसमें देखिए इसमें हम लोग वो चीज़ यूज करेंगे जिसका 3 संयोजी होता है, यानी ट्राईवैलेंट होना चाहिए। देखिए मैं कंफ्यूज कर गया हूँ, देखिए PAN याद कीजिए, हम आपको क्या बता रहे हैं, कंफ्यूज कर गए अभी हम, देखिए पी टाइप अर्धचालक के लिए आप लोग क्या कीजिए, देखिए पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए त्रिसंयोजी का हम लोग प्रयोग करते हैं। अब त्रिसंयोजी किसमें होता है, ऑलमोस्टली पढ़े होंगे, बल गा इंटर याद कर लिए। देखिए बल मेरा याद था बल गा इंटर, इस टाइप से मैं याद किया था, बल गा इंटर याद कीजिए। नहीं तो बहुत सारे बच्चे लोग इस टाइप से भी याद करते हैं इसको, बैगन आलू गाजर इन थैला, इस टाइप से याद करते हैं। तो ये सारे जो आप लोग आता है पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर। क्लियर है, तो इस टाइप से आप लोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो इसमें इंडियम ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं, यानी राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, वही एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वह 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो 5 सब के लिए हम लोग याद करते हैं, देखिए 5 वाला जो बोले हैं उसके लिए भी ट्रिक होता है, नप अप सब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नप, यानी नप अप सब भी, इस टाइप से मैं याद किया था। वैसे नप अप सब भी, तो इस टाइप से भी आप लोग याद करें। ऐसे वैसे नाना पार्टिकल ऐश्वर्या सब कुछ करके भी वो ट्रिक था ये। चलिए तो ऑप्शन नंबर इसका देखा है तो एंटीएम, इसके लिए अगर देखा जाए तो राइट आंसर होगा एंटीमनी होगा, इंडियम होगा। क्या होगा फ्रेंड, इंडियम होगा। ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच में क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, डायोड जिसमें ब्रेकडाउन वोल्टेज का मान सामान्यतः डायोड की तुलना में कम रखा जाता है उसे किस रूप में जाता है। तो बोला डायोड जिसमें ब्रेकडाउन वोल्टेज का मान सामान्यतः डायोड की तुलना में कम रखा जाता है उसे किस रूप में जानते हैं। तो फ्रेंड इसके लिए हम लोग उसे जिसमें कम रूप में रहते हैं उसे हम लोग बोलते हैं जेनर डायोड। क्या बोलते हैं, जेनर डायोड। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है, याद रखिएगा जेनर डायोड में सामान्य डायोड की तुलना में ब्रेकडाउन वोल्टेज का मान कम रखा जाता है, यानी ब्रेकडाउन जो होता है उसका वोल्टेज का मान क्या होता है, कम रखा जाता है। ऑलमोस्टली फ्रेंड्स याद रखिए जेनर डायोड का जो हम लोग प्रयोग करते हैं इसको ब्रेक डाउन के लिए करते हैं। किस चीज़ के लिए करते हैं, ब्रेक डाउन के लिए करते हैं। क्लियर है,
अब इसके साथ साथ जेनर डायोड जो होता है रिवर्स वायस से प्रचलित होता है। अब देखिए इसका आता है डायग्राम के लिए, तो ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े भी होंगे, तो देखिए मैं आप लोग के बीच में बना देता हूँ। जेनर डायोड का अगर आप लोग ड्रॉ करते हैं तो देखिए इस टाइप से आप लोग को करना पड़ेगा। सबसे पहले स्टेप से तो आप लोग किए होंगे, ऑलमोस्टली किए होंगे। इसमें देखिए इस टाइप से आप लोग को जेड बना देना होता है, क्लियर है। तो इसे हम लोग बोलते हैं जेनर डायोड। यहाँ पे ए स्टार्ट कीजिए, यहाँ पे के, तो ये आप लोग को जो जेड जैसा लग रहा है इसी की वजह से हम उसको बोलते हैं जेनर डायोड, क्लियर है। क्वेश्चन आता है जेनर डायोड में किस सेमीकंडक्टर का प्रयोग करते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा इसमें हम लोग सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। चलिए तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर, देखिएगा तो जेनर डायोड यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए एलईडी का फुल फॉर्म लाइट इमिटेड डायोड होता है। देखिए एक ट्रांजिस्टर एक खुले स्विच के रूप में कार्य करता है। ऑलमोस्टली फ्रेंड्स यहाँ पे लिख रहा है कौन सा ट्रांजिस्टर एक खुले स्विच के रूप में काम करता है? सैचुरेशन, इनवर्स, सक्रिय क्षेत्र या कट ऑफ क्षेत्र। तो ऑलमोस्टली आप लोग कर सकते हैं कट ऑफ क्षेत्र। कट ऑफ क्षेत्र जो होता है ट्रांजिस्टर एक खुले स्विच के रूप में कार्य करता है। तो यानी राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। एक 400 वोल्ट का शंट मोटर 22 एम्पीयर की धारा लेता है। यदि शंट क्षेत्र एवं आर्मेचर प्रतिरोध क्रमशः 200 ओम एवं 0.8 ओम हो तब पास विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? देखिए आप लोग को इसमें बोला विद्युत वाहक बल का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें वोल्ट देखेंगे। ऑलमोस्टली आप लोग देख सकते हैं वोल्ट का वैल्यू लिखा है 400 वोल्ट, तो हम लोग लिख देंगे 400 वोल्ट लिख देंगे, क्लियर है। उसके बाद करंट देखेंगे, तो करंट अगर लिख रहा है 22 एम्पीयर तो हम लोग 22 एम्पीयर लिख देंगे, क्लियर है। उसके बाद हम लोग सबसे पहले शंट का वैल्यू देखेंगे, तो एस शंट, तो शंट का वैल्यू देख रहा है, देखिए 200 ओम लिख रहा था, हम लोग 200 ओम लिख दिए। उसके बाद अगर आप लोग देखिएगा आर ए का वैल्यू यानी कि प्रतिरोध का वैल्यू लिखा 0.8 ओम लिख रहा, तो वो भी हमें लिख दिया, क्लियर है। तो आप लोग को निकालना क्या है, पश्च विद्युत वाहक बल का यानी ईबी का वैल्यू निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हम लोग क्या करेंगे शंट मोटर के लिए, तो शंट मोटर के लिए आई का जो फार्मूला होता है आई बराबर होता है आई ए प्लस आई एस एच होता है, यानी कि आर्मेचर और शंट को जोड़ते हैं। तो ऑलमोस्टली हम लोग एस एच का अगर वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे वी बाय आर एस एच निकालेंगे। तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं, तो देखिए आई एस एच नहीं शंट के लिए करंट निकालते हैं। सबसे पहले वोल्ट निकालेंगे बटा रेजिस्टेंस निकालेंगे जो शंट का दिया, तो वोल्ट का वैल्यू आप लोग देख सकते हैं कितना दे रहा है 400, तो हम लोग 400 लिख दिए। और रेजिस्टेंस शंट का दिया 200, तो हम लोग ये 200 डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 2 एम्पियर आएगा। क्या आएगा फ्रेंड? 2 एम्पियर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आई ए का वैल्यू निकालना है। तो ऑलमोस्टली आई ए का निकालिएगा तो आई माइनस आई शंट करेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू 22 था और इसका वैल्यू 2 था, तो दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 20 एम्पियर आएगा। कितना आएगा? 20 एम्पियर आएगा। और हम लोग को सिंपल में विद्युत वाहक बल निकालना था, तो ऑलमोस्टली ईबी का फार्मूला निकालते हैं, तो हम लोग क्या लेते हैं वी माइनस आई ए इंटू आर ए करेंगे। अब आप लोग सॉल्व कीजिए, तो वी का वैल्यू 400 था माइनस यहाँ पे देखिएगा तो 20 था इंटू 0.8 था, क्लियर है। अब अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो ऑलमोस्टली 400 माइनस 16 कीजिएगा, तो राइट आंसर आएगा 384 आएगा, यानी 384 वोल्ट इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाए तो 384 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आप लोग क्लिक कर सकते हैं। मैं बोलता हूँ इस टाइप को क्वेश्चन आता है तो आप लोग स्किप कर दीजिए, वही बेटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 200 डेसिमल संख्या तक की गणना के लिए एक काउंटर के निर्माण होते ही अपेक्षित फ्लिप फ्लॉप की संख्या न्यूनतम संख्या क्या होगी? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा अपेक्षित फ्लिप फ्लॉप की जो न्यूनतम संख्या होता है इसके लिए एक फार्मूला होता है। देखिए इसको याद कर लिए, अपेक्षित फ्लिप फ्लॉप की जो संख्या होता है उसके लिए फार्मूला होता है। आप लोग को मैं याद करवा देता हूँ। सबसे पहले फार्मूला लिखिएगा 2 पर पावर n होता है। क्या होता है? 2 पर पावर n होता है। इसके लिए मैं बताना चाहता, देखिए ये होता है n इज लेस एंड इक्वल टू 2 पर पावर n होता है, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे कितना लिख रहा था 200 लिख रहा, तो आप बताइए n के जब हम लोग क्या पुट करेंगे कि ये 200 देखिए 8 पुट कर, यानी कि देखिए 200 से कम लाने के लिए, यानी सॉरी यहाँ पे हम लोग कौन सा 2 पर पावर क्या वैल्यू पुट करेंगे कि फ्रेंड्स आप लोग का 200 के तक आ जाएगा, यानी कि n का वैल्यू क्या होगा। तो ऑलमोस्टली देखिए n से हमको इसको ज़्यादा लेना था, देखिए इसके लिए हम कलर को चेंज करते फिर आप लोग को थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। देखिए थोड़ा सा देखिएगा ये n है, n रहने देंगे, देखिए लेस एंड इक्वल टू 2 पर पावर, तो हम लोग इसको बड़ा करना है। तो हम लोग अगर 200 से ज़्यादा लाना तो हम लोग 8 अगर पुटेंगे तो 256 होगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे 8 पुट कर देंगे। क्या पुट करेंगे? 8 पुट करेंगे, क्योंकि 2 पर पावर 8 करेंगे तो 256 होगा। ऑलमोस्टली आप लोग देख सकते हैं 200 से ये 256 ज़्यादा है, तो हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो थोड़ा सा 8 पुट कर देंगे। क्या करेंगे? 8, तो यानी ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए तो 200 दशमलव संख्या का गणना करने के लिए न्यूनतम संख्या क्या होगा? 8 होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? 8 होगा। तो ऑप्शन नंबर कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर बी को सी को क्लिक कर सकते हैं। न्यूनतम संख्या बोला था इसलिए मैं लिखा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, सभी के लिए डबल अर्थ जरूरी है। तो देखिए
किसके लिए डबल अर्थ जरूरी है? तो फ्रेंड्स याद रखिए सभी मोटर्स के लिए डबल अर्थ जरूरी होता है। तो सभी मोटर्स के लिए तो ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कीजिए। सभी मोटर्स के लिए क्या होता है? डबल अर्थ जरूरी होता है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स याद रखिए अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य होता है लीकेज करंट को पृथ्वी में विसर्जित करना। क्लियर है? उपकरणों का धातु भाग और भूभाग के बीच जो शून्य विभवांतर होना चाहिए, कितना होना चाहिए? शून्य विभवांतर होना चाहिए। चलिए अब मेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो, निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रोड का प्रयोग पाइप अर्थिंग के लिए किया जाता है? तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइएगा तो देखिए तांबे का प्लेट, ठोस जीआई रॉड, तांबे का ठोस रॉड या खोखली जीआई रॉड। तो ऑलमोस्टली आप लोग ऑप्शन नंबर डी को प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीटीएस वायरिंग प्रणाली में सीटीएस का क्या अर्थ होता है? देखिए सीटीएस का सबसे पहले फुल फॉर्म लिखिए। आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीटीएस का। तो सीटीएस का फुल फॉर्म होता है केबल टायर सीटेड होता है। केबल टायर सीटेड होता है। तो केबल टायर सीटेड यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाते हैं तो ऑप्शन नंबर केबल टायर सीटेड होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर डी में आप लोग लिख रहा है केबल टायर सीटेड, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रिक वाहन में स्पीडोमीटर वाहन की चाल को दर्शाता है जबकि मोटर की चाल को कौन दर्शाता है? ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग देखे होंगे एक इलेक्ट्रिक वाहन में स्पीडो जो मीटर होता है वह वस्तु की चाल को दिखाता है, यानी स्पीडोमीटर देखो स्पीडोमीटर स्पीड को मेजर करता है। उसी प्रकार मोटर की चाल को जो मापता है उसे हम लोग बोलते हैं टैकोमीटर। क्या बोलते हैं? टैकोमीटर। तो इसके लिए फार्मूला टैकोमीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। तो क्या मापेगा? टैकोमीटर मापेगा। क्लियर है? चलिए अब बैरोमीटर क्या मापता है? तो वायुमंडलीय तापमान, वायुमंडलीय दबाव को बैरोमीटर मापता है। अल्टीमीटर किसी वस्तु की ऊंचाई को मापता है। क्लियर है? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें मैग्नेटोमीटर क्या मापता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव ऑन करते हैं, देखते हैं क्या लिख रहा है ये। और ऑलमोस्टली आप लोगों को पता होगा टैकोमीटर जो शब्द होता है, टैको का अर्थ ही होता है गति एवं गति मापक होता है। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 26 आ गया। निम्नलिखित में कौन सा लगभग मोनोक्रोमेटिक प्रकाश उत्सर्जित करता है? यानी लगभग मोनोक्रोमेटिक। सबसे पहले बातें करना चाहते हैं मोनोक्रोमेटिक का। तो मोनोक्रोमेटिक उसे कहते हैं जो केवल एक ही रंग का कलर, एक ही रंग को प्रकाश करता है। तो देखिए हमेशा याद रखिए जो आप लोग घर में जो पीला प्रकाश जो यूज करते हैं यानी उसमें सोडियम वाष्प होता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? मोनो प्रकार का यूज करते हैं। तो राइट आंसर कीजिए तो सोडियम वाष्प लैंप। क्या लिखिए? सोडियम वाष्प लैंप। क्लियर है? वह एक प्रकार का मोनोक्रोमेटिक प्रकाश होता है और उसमें याद रखिए वह पीला प्रकाश उत्सर्जित करता है। लेकिन अगर वो ज़्यादा हीट हो जाता है, देखिएगा अगर वो ज़्यादा हीट हो गया तो देखिए कैसा कलर देगा। ज़्यादा हीट हो गया तो वो वाइट देगा। कैसा देगा? वो वाइट देगा। याद रखें इस लैंप में 40, 60, 85 और 20, 140 वाट तक के वोल्टेज में वोल्टेज मिलता है। क्लियर है? चलिए अब इसके बारे में तो आप लोग पढ़े भी होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वायर गेज का उपयोग किसी चालक का क्या मापने के लिए करते हैं? तो देखिए वायर गेज का प्रयोग किसी चालक का व्यास यानी कि डायमीटर मापने के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर कीजिएगा। तो हमेशा याद रखिए वायर गेज का प्रयोग हम लोग करते हैं किसी चालक का व्यास यानी कि डायमीटर मापने के लिए करते हैं। और मोस्टली फ्रेंड्स याद रखिए वायर गेज का जो वैल्यू होता है 0 से लेकर 36 के बीच में होता है। मैं हमेशा डिस्कस करते रहता हूँ। इसका वैल्यू होता है 0 से लेकर 36 तक होता है। क्लियर है? 36 तक का नंबर होता है। और याद रखें इसको हम लोग बोलते हैं SWG। क्या बोलते हैं? SWG। SWG का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वायर गैंग होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। क्लियर है? इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और साथ साथ इसका जो यूनिट होता है mm में लिखते हैं, मिलीमीटर में लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टय तार में किस प्रकार के विद्युत रोधक का प्रयोग किया जाता है? तो और मोस्टली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा अष्टय तार में एक प्रकार का विद्युत रोधक का प्रयोग करते हैं। तो एक प्रकार का, तो ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, विद्युत उपकरण में इंसुलेटर की मुख्य भूमिका किससे सुरक्षा करना होता है? तो देखिए विद्युत उपकरण में विद्युत रोधन इलेक्ट्रिक कंडक्टर से सुरक्षा करता है। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टर तो ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी को सी को क्लिक कर सकते हैं। तो विद्युत उपकरण में इंसुलेटर जो होता है ना वह इलेक्ट्रिक कंडक्टर से हमें सुरक्षा प्रदान करता है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 में आ चुके हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या लिख रही है। लैमिनेटेड कोर या आर्मेचर में निम्नलिखित में कौन सी हानि कम होती है? तो देखिए पहला बोला लैमिनेटेड में तो कौन सी हानि कम होती है? तो बोला एडी करंट, फिर कॉपर लॉक, हिस्टेरिसिस लॉस या वोल्टेज लॉस। तो देखिए लैमिनेटेड कोर जब भी बोलेगा ना तो रिड्यूस टू एडी करंट, यानी कि हम लोग एडी करंट का कम करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
चलिए अब फ्रेंड इसका फार्मूला मैं फिर से बता देता हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए। तो देखिए एडी करंट के लिए फार्मूला लिखिए, सबसे पहले बी स्क्वायर कीजिएगा, यहाँ पे मैक्सिमम लिखिएगा, फिर देखिए एफ का स्क्वायर कीजिएगा, फिर उसके साथ टी का स्क्वायर करते हैं, फिर भी लिखिएगा, वाट में होता है। क्लियर है? और इसमें पतले लेमिनेशन का प्रयोग किया था। क्लियर है? चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है ये। तो डीसी शंट मोटर में गति नियंत्रण की फ्लक्स नियंत्रण विधि द्वारा जो गति हम प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो देखिए याद रखिएगा, फ्लक्स कंट्रोल विधि से मोटर की गति को केवल बढ़ाया जा सकता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। धारा ट्रांसफार्मर में प्राथमिक टर्नों की संख्या हमेशा क्या होती है? तो फ्रेंड देखिए धारा ट्रांसफार्मर यानी इन अ करंट ट्रांसफार्मर द नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स इज ऑलवेज। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, आप लोग पढ़े, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। तो हमेशा याद रखिएगा धारा ट्रांसफार्मर यानी कि करंट ट्रांसफार्मर में हमेशा याद रखिएगा धारा यानी करंट ट्रांसफार्मर में प्राथमिक टर्न सेकेंडरी टर्न की तुलना में हमेशा कम होता है। देखिए मैं लिख देता हूं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। सबसे पहले याद रखिए करंट ट्रांसफार्मर। तो करंट ट्रांसफार्मर में याद रखिए, देखिए एक होता है आप लोग का प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। तो एक मैं यहाँ पे लिख दिया प्राइमरी टर्न लिख रहा है, एक सेकेंडरी। तो हमेशा याद रखिए करंट ट्रांसफार्मर सेकेंडरी टर्न की संख्या ज़्यादा होता है। किसका होता है? सेकेंडरी टर्न की संख्या ज़्यादा होता है। क्लियर है? इसके साथ साथ याद रखिएगा यह एक प्रकार का वोल्टेज स्टेप अप यानी धारा अपचायक प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। यानी कि देखिए ये करंट को तो बढ़ाता है, लेकिन वोल्टेज को क्या करता है? लॉस करता है, कम करता है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? यह एक वोल्टेज को बढ़ाता है। क्लियर है? ये एक प्रकार का वोल्टेज को बढ़ाता है और करंट को कम करता है। अब देखिए अब प्राथमिक वाइंडिंग में केवल एक दो टर्न अथवा एक सीधा व मोटा तार होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस क्या लिख रहा है ये। इसके साथ साथ याद रखिएगा सेकेंडरी वाइंडिंग कभी भी खुला नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब रोटर प्रतिरोध प्रतिघात के बराबर होता है तब प्रेरण मोटर का प्रवर्तन आघूर्ण क्या होता है? तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताया था इसमें क्या हो जाता है, वो अधिकतम होता है। क्या होता है? अधिकतम होता है। तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिए। क्लियर है? तो ये हमेशा अधिकतम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 हो गया, हम 34 क्या लिख रहा? तो लिख रहा व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ IE रूल्स। तो देखिए IE रूल्स का पर्पस का क्या पर्पस होता है? तो हमेशा याद रखिए सुरक्षा और संरक्षा के लिए होता है, यानी टू फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब देखिए धारा प्रवाह के परंपरागत सिद्धांत के अनुसार धारा प्रवाहित होती है। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड देखिए धारा प्रवाह के परंपरागत सिद्धांत के अनुसार विद्युत धारा की प्रवाह धन दिशा यानी कि धन से ऋण वस्तु की ओर ऋण होती है, यानी प्लस से माइनस की ओर। तो ऑप्शन की ओर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी को कीजिए, यानी प्लस से माइनस की ओर होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? इसके साथ साथ देखिए इसमें देखिए धारा प्रवाह के परंपरागत सिद्धांत के अनुसार विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है ना, देखिए यहाँ पे परंपरागत सिद्धांत को बोल रहा हूँ, तो विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वह होता है धन से ऋण की ओर होती है। क्लियर है? लेकिन इलेक्ट्रॉन की बहाव की जो दिशा होती है, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं ना, तो वह ऋण यानी ऋण वस्तु से धन वस्तु की होता है। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो वो माइनस से पॉजिटिव की ओर होती है। क्लियर है? और याद रखिएगा धारा प्रवाह की दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत ही होती है। क्लियर है? चलिए इसके साथ साथ आवेशों के प्रवाह को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। उसका फार्मूला क्या होता है? तो ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े भी होंगे। तो आई का जो फार्मूला होता है Q/T होता है। अब यहाँ से फार्मूला निकालिए तो Q का फार्मूला होता है कूलॉम होता है, और टाइम का क्या होता है? सेकेंड होता है। तो कूलॉम प्रति सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पियर कहते हैं। क्लियर है? चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, निम्नलिखित में से किस हैंड टूल का उपयोग पाइप या रॉड जैसी गोल चीज़ों को पकड़ने, तारों को मरोड़ने और काटने जैसे कई कार्यों के लिए किया जा सकता है? तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आप लोग का पहला ही क्वेश्चन था, तो आप लोग प्लस का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 37 की ओर आ चुके हैं। तो 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। ओपी एम्पियर के लिए CRMM बराबर 10⁻³ और अंतरी लब्धि AD बराबर 10⁻³ है। तो ओपी एम्पियर के कॉमन मोड ACM लब्धि का निर्धारण करें। तो फ्रेंड इसके लिए आप लोग क्या कीजिए, इसके लिए फार्मूला होता है। सबसे पहले देखिएगा CMM, देखिए यहाँ पे देखिए CMRR। तो CMRR का जो वैल्यू देख रहे हैं 10⁻³ लिख रहा है। क्या लिख रहा है? 10⁻³ लिख रहा। अब AD ऑलमोस्टली देख सकते हैं AD का वैल्यू लिखा 10⁻³
पावर 3 लिख रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए आप लोग को मैं बताया था ACM निकालना है। ACM निकालना है तो हम लोग जानते हैं CMRR का फार्मूला। तो CMRR का जो फार्मूला होता है सबसे पहले AD लिखते हैं। क्या लिखते हैं? AD बटा ACM लिखते हैं। AD बटा ACM लिखते हैं। और हम क्या करेंगे, ACM लिखेंगे। तो ऑलमोस्टली ACM का जब फार्मूला निकालेंगे तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे AD। क्या लिखेंगे? AD बटा CMRR लिखेंगे, बटा CMRR लिखेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग 10 पर पावर 3 था, ये भी आपका 10 पर पावर 3 था। सॉल्व कीजिए तो 1 आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएगा, तो ऑप्शन नंबर A को क्लिक कर दीजिएगा। चलिए, निम्नांकित प्रतीक क्या दर्शाता है? देखिए सबसे पहले जो प्रतीक है ऑलमोस्टली आप लोग देख सकते हैं। तो ये आप लोग का देखिए सबसे पहले बातें करना चाहते हैं रेजिस्टेंस का। तो देखिए रेजिस्टेंस का आप लोग बना लिए होंगे। तो रेजिस्टेंस का जो होता है देखिए इस टाइप से आप लोग बनाए होंगे। तो रेजिस्टेंस को इस टाइप से शो करते हैं, ये आप लोग का रेजिस्टेंस होता है। तो पहला आप लोग को नहीं दिया। बातें करना चाहते हैं बैटरी का। तो ऑलमोस्टली आप लोग बैटरी को बना भी लिए होंगे। देखिए बैटरी के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक प्लस एक माइनस, फिर इस टाइप से करते हैं प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस, इस टाइप से हम लोग करते हैं। ये बैटरी हो गया, क्लियर है। ये भी आप लोग का नहीं है। बातें करना चाहते हैं कैपेसिटर का। तो कैपेसिटर के हम लोग इस टाइप से करते हैं, क्लियर है। ये आप लोग का कैपेसिटर हो गया था, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है। तो कैपेसिटर के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए ये जो है यहाँ से हम लोग ये कहते हैं, ये कैपेसिटर हो गया। तो लास्ट बच गया पोलराइज्ड कैपेसिटर। तो ये जो आप लोग का जो दिया है ये पोलराइज्ड कैपेसिटर का दिया है। किसका दिया है? ये पोलराइज्ड कैपेसिटर का दिया है, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो लिख रहा है 35 वोल्ट सप्लाई की श्रृंखला से जुड़े तीनों प्रतिरोधक 2 किलो ओम, 2 किलो ओम और 3 किलो ओम का कुल करंट और प्रतिरोध क्या होगा? सबसे पहले आप लोग देखिएगा तो श्रृंखला से जुड़े हुए यानी कि सीरीज में आप लोग को जुड़ा है। तो हम लोग क्या करते हैं, सीरीज में जब भी जोड़ते हैं तो हम लोग रेजिस्टेंस को सारे को सम करते हैं। तो ऑलमोस्टली 2 ओम है, फिर आप लोग का 2 है, फिर 3 है। तो 2 2 4, 4 3 कितना हो गया 7। तो हम लोग यहाँ पे देखिए तो 7 ओम आ गया, ठीक है। 7 ओम नहीं आएगा बल्कि किलो ओम आएगा। 7 किलो ओम आ गया। और हम लोग करेंगे आई निकालेंगे। तो ऑलमोस्टली आई बराबर क्या होता है, V बटा R होता है। तो देखेंगे V का वैल्यू कितना 35 है और R का वैल्यू देखिएगा तो 7 था। 7 का पारा में 35 कितना बार में आता है, 5 बार में आता है। तो राइट आंसर आ गया 5 आएगा। कितना है? 5 है। तो 5 5 5, तो 5 माइक्रो एम्पियर ही आएगा। माइक्रो एम्पियर कैसे होगा? देखिए 5 तो आ गया, लेकिन हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले 35 था, तो 35 बटा ये आप लोग का रेजिस्टेंस कितना था, 7 था, लेकिन किलो में था। तो किलो के लिए हम लोग 10 टू पावर क्या लिखेंगे, 3 ओम लिख देंगे। अब सॉल्व कीजिए। 7 का पावर 35 5 बार में आता है। अब देखिए 10 टू पावर 3 था, तो ऊपर में तो ऊपर माइनस जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, माइक्रो कर देंगे ना, ये माइक्रो एम्पियर आएगा। यानी करंट का वैल्यू देखिएगा तो 5 माइक्रो एम्पियर आएगा। और टोटल रेजिस्टेंस था 4 3 3 2 5 2 7 था। तो यहाँ पे देखिएगा 7 किलो ओम और 5 माइक्रो एम्पियर, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। सबसे इजी क्वेश्चन था अभी तक का। अधिकतम विशिष्ट प्रतिरोध वाले पदार्थ का नाम बताइए। यानी कि फ्रेंड्स बोल रहा नेम द मटेरियल विच मैक्सिमम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखिए तो लिख रहा माइका, पोर्सेलिन, एपॉक्सी या निर्वात। तो सबसे पहले याद रखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग का जो क्वेश्चन लिख रहा है इसमें सबसे अधिक प्रतिरोध वाले जो पदार्थ होता है वह एपॉक्सी होता है। क्या होता है? एपॉक्सी होता है। यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। क्या लिखिए? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए दिए गए परिपथ में प्रयुक्त वोल्टता कितनी होगी? यानी कि इसमें आप लोग को वोल्टता निकालनी है। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोग निकालिएगा तो V के लिए हम लोग दोनों को गुना करेंगे। यानी V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो देखिए I का वैल्यू लिखा 2 और R का वैल्यू लिखा था 100 ओम। तो दोनों को गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 200 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। चलिए श्रेणी संयोजन के लिए तुल्यांकी प्रतिरोध क्या होता है? ऑलमोस्टली फ्रेंड्स देखिए आप लोगों को मैं बताया था श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्यांकी प्रतिरोध अथवा कुल प्रतिरोध का मान जो होता है सबसे अधिक प्रतिरोध के मान से भी अधिक होता है। यानी सबसे अधिक प्रतिरोध के मान से भी अधिक होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कीजिएगा। क्लियर है। वही समांतर क्रम की बात करना चाहते हैं तो समांतर क्रम के तुल्यांकी प्रतिरोध का मान सबसे कम प्रतिरोध के मान से भी कम होता है। ये दोनों याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए 6 बैंड रजिस्टर रंग कोड में से निम्नलिखित में कौन सा बैंड तापमान गुणांक प्रदर्शित करता है? तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ प्रथम, दूसरा, तीसरा, ये छठा। देखिए सबसे पहले इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ 6 बैंड रजिस्टर रंग में। देखिए इसमें सबसे पहले देखिए पहले 3 देखिए मैं आप लोग को इसका चित्र बना देता हूँ ताकि आप लोग को कुछ अच्छा समझ में आ जाए। सबसे पहले आप लोग अगर बनाते हैं तो देखिए इस टाइप से आप लोग को बनाना पड़ेगा बैंड के रूप में। और आप लोग ऑलमोस्टली बनाए भी होंगे पहले, ये अभी नहीं बनाए होंगे। अगर ITI किए होंगे
होंगे बढ़िया से तो आप लोग पढ़े होंगे। देखिए इस टाइप से इसमें हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले देखिए इस टाइप से आप लोग होपफुली बना भी लिए होंगे, क्लियर है। तो देखिए अब हम लोग इसको कलर देंगे और मोस्टली देखिए सबसे पहले हम यहाँ वायर के रूप में देते हैं, इस टाइप से हम लोग दे दिए, क्लियर है। फिर यहाँ पे दे देंगे, यहाँ पे दे देंगे, ये दे दिए। फिर हम लोग क्या देंगे, इस टाइप से यहाँ पे दे देंगे। तो यहाँ पे जो टोटल होता है, सॉरी यहाँ पे टोटल हम नहीं दे पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए हम बताते हैं। टोटल जो देते हैं यानी 6 तक देते हैं हम लोग। यहाँ पे यहाँ सॉरी ये हो जाए ना भाई। तो देखिए ये आप लोग का तो मैं यहाँ पे देता हूँ, टोटल जो देते हैं 6 तक देते हैं, याद रखिएगा। टोटल जो हम लोग देते हैं 6 ठो देते हैं। तो देखिए यानी यहाँ पे दे दिए एक, यहाँ पे दे दिए 3 ठो, देखिए। फिर यहाँ पे देंगे बगल में 1 2 3 दे दिए। फिर यहाँ पे देंगे 1 2 3 देंगे। फिर यहाँ पे देंगे 1 2 3। फिर यहाँ पे 1 2 3 दे देंगे। कितना हो गया, 5 हो गया ना। तो एक और हम लोग इसी प्रकार दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 दे देंगे। इसको थोड़ा सा और खींच देते हैं लाल वाला को, देखिए यानी ये आप लोग को मैं यहाँ तक खींच दिया हूँ, क्लियर है। तो इसके अकॉर्डिंग टोटल 6 होता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ए होता है, फिर आप लोग का ये बी होता है, फिर सी होता है, डी होता है, ई होता है और ये आप लोग का एफ होता है, क्लियर है। इसमें आर का अगर फार्मूला निकालते हैं ना तो हम लोग लिखते हैं आगे ए बी सी लिखेंगे, यानी ए बी सी लिखेंगे, फिर 10 टू पावर क्या लिखेंगे, सी लिख देंगे, प्लस माइनस ई को परसेंट निकालते हैं, क्लियर है। ये 6 बैंड रजिस्टर के लिए फार्मूला होता है, क्लियर है। तो याद रखिए पहले 3 बैंड जो होता है प्रतिरोध के मान के पहले एवं दूसरे एवं तीसरे अंक को दर्शाते हैं, और चौथा बैंड जो होता है, देखिए चौथा जो बैंड होता है ना वह गुणक को दर्शाता है, यानी चौथा बैंड जो है ना वह गुणक को दर्शाता है। अब 5वां बैंड जो है ना वह टॉलरेंस को शो करता है। 5वां जो है टॉलरेंस को शो करता है। तो आप लोग को समझ में आ गया टॉलरेंस को शो करेगा 5वां और छठा। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। फिर से मैं बताना चाहता हूँ इसमें पहले 3 यानी कि देखिए पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा जो होता है ना वो आप लोग को प्रतिरोध के मान को शो करता है। किसको शो करता है, प्रतिरोध के मान को शो करेगा, क्लियर है। उसी प्रकार आप लोग को बताना चाहिए चौथा जो होता है ना वह गुणक को दर्शाता है। किसको दिखाता है, वो गुणक को दर्शाता है। वही बातें करना चाहते हैं। 5वां जो छठा होता है ना वो आप लोग को टॉलरेंस को शो करता है, टॉलरेंस को शो करता है, क्लियर है। तो इस टाइप से आप लोग नहीं, बल्कि 5वां जो होता है ना वह टॉलरेंस को शो करता है, केवल 5वां। तो 5वां नहीं दिया तो छठा को भी कर सकते हैं, 5वां छठा होता है, क्लियर है। चलिए इस टाइप से आप लोग याद कर लीजिए, काफ़ी अच्छा है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा 50 हर्ट्ज आपूर्ति से पूरित और 960 रोटेशन पर मिनट की अवास्तविक गति पर घूर्णी एक 6 ध्रुव प्रेरण मोटर का प्रतिघात सरपणी ज्ञात करें। यानी कि फ्रेंड्स आप लोग को स्लिप निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग एनएस निकालेंगे, यानी कि सिंक्रोनस स्पीड निकालेंगे। एनएस अगर निकालेंगे तो ऑलमोस्टली फार्मूला होता है 120 इंटू फ्रीक्वेंसी 50 दिया बाय पी लिखते हैं। तो पी लिख रहा था आप लोग का कितना, 6 था, तो 6 से करेंगे तो 6 से इसको हम लोग साफा कर देंगे तो 20, यानी कि टोटल देखिएगा तो 1000 आ जाएगा। कितना आ गया, ये एनएस का वैल्यू आप लोग का 1000 आ गया, क्लियर है। अब ऑलरेडी आप लोग देख रहे हैं 960 दे रहा था। तो हमेशा याद रखिएगा सिंक्रोनस स्पीड हमेशा ज़्यादा होता है रोटर स्पीड के कंपेरिजन में। तो यानी कि देखिए आप लोग बीच अभी जो वैल्यू आया था सिंक्रोनस स्पीड कितना आ गया, 1000 आ गया, क्लियर है। ऑलमोस्टली देख सकते हैं एनआर यानी रोटर, ये जो वैल्यू देता है रोटर का तो ये कम है ना, 960 है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से स्लिप निकालेंगे। तो स्लिप निकालने के लिए मैं फार्मूला भी जस्ट बताया था। तो स्लिप के लिए फार्मूला सबसे पहले लिखते हैं एनएस माइनस एनआर। तो ऑलमोस्टली एनएस का वैल्यू कितना था, 1000 था, और एनआर का वैल्यू कितना था, 960 था। बाई क्या करेंगे तो 1000 से आप लोग डिवाइड कीजिएगा। तो अगर आप लोग इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए टोटल आएगा 40/1000 आएगा, क्लियर है। और हम लोग इसे परसेंट में निकालना तो 100 से गुना करेंगे। तो ऑलमोस्टली सॉल्व किया तो 4% इसका आंसर आएगा। तो देखिएगा ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मोटर एसी और डीसी दोनों पर काम करने के लिए डिजाइन किया था। तो देखिए मैं आज के क्लास में काफ़ी अच्छे से बताया था। तो ऐसा मोटर जो एसी और डीसी दोनों पे कार्य करता उसे बोलते हैं यूनिवर्सल मोटर। यानी राइट आंसर किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर अगर इसका देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए इसका होगा, क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिएगा इसमें सार्वत्रिक मोटर एसी सीरीज प्रकार की मोटर होती है, क्लियर है। इसमें बल घूर्ण और यानी इसमें टॉर्क और मोशन दोनों होते हैं, क्लियर है। इसमें कार्बन ब्रूस और कम्यूटेटर का भी प्रयोग करते हैं, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरण मोटर की असामान्य रगड़ ध्वनि को रोका जा सकता है। यानी कि फ्रेंड्स आप लोग बोला किससे रोक सकते हैं। और मोस्टली इसको क्वेश्चन के लिए याद रखिएगा हमेशा, प्रेरण मोटर की असामान्य रगड़ ध्वनि को किससे रोक सकते हैं, उचित और नियमित स्नेहन से, यानी कि प्रॉपर एंड रेगुलर लेब्रिकेशन से। यानी ऑप्शन नंबर 3 को करिए, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, क्लियर है। चलिए इसके साथ साथ फ्रेंड याद रखिए 3 फेज प्रेरण मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। चलिए बोला लेमिनेशन और इंसुलेशन के कारण प्रभावित मूल क्षेत्र लगभग पूर्णतः कम हो जाती है। तो देखिए लेमिनेशन और इंसुलेशन के
के कारण प्रभावित मूल क्षेत्र लगभग कितना कम हो जाती है? तो हमेशा याद रखिएगा 10% कम हो जाती है। कितना प्रतिशत कम होती है? 10% कम हो जाती है। याद रखिए लेमिनेशन और इंसुलेशन पतले विद्युत रोधन पदार्थ का बनाया जाता है और अधिक मोटा लेमिनेशन से एडी करंट हानि के मान में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग एच रोधन पदार्थ का सर्वाधिक सुरक्षित तापमान क्या होता है? तो देखिए इसमें आप लोग को देखिए ये सब मैं बताया था, मैं फिर से बता, इसके लिए याद कर लीजिए, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। देखिए एच के लिए बोला ना, तो इसके लिए सबसे पहले ट्रिक याद करिए, वाई बोलिए, वाई बोलिए, फिर ए लिखे, वाई ए ई, सबसे पहले याद कीजिए, वाई ए ई लिखे, फिर लिखे बी, फिर लिखे एफ लिखेगा, फिर एच सी कीजिए। ये आप लोग को एक बार बोलिए मेरे साथ साथ। सबसे पहले बोले वाई, बोलिए वाई, बिल्कुल वाई, तो वाई बोलेंगे, फिर ए बोलेंगे ए, फिर बोलेंगे बी एफ बोलेंगे, फिर बोलेंगे एच सी, क्या बोलें, एच सी, हाई स्कूल बोलेंगे, हाई कोड बोलेंगे। तो देखिए वाई ए सी, आगे बोलेंगे वाई ए ई बी, वाई ए बी यानी ए बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे, बी एफ बोलेंगे, फिर एच सी बोलेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपका जो वैल्यू होता है वह 90 डिग्री होता है, कितना था 90, फिर हम लोग 15 डिग्री को इंक्रीज करते हैं, यानी कि ए में कितना आ गया 105 डिग्री आ गया, फिर 15 को इंक्रीज करेंगे, कितना आ गया ई में आ गया 120 डिग्री, क्लियर है। और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके बाद 10 डिग्री को इंक्रीज करते हैं, यानी कि 120 के बाद कितना है 130, और हम लोग सभी में 25 को इंक्रीज करें, यानी 155 आ जाएगा, फिर 125 को इंक्रीज करेंगे, यानी कि 180 आएगा, फिर क्या करें 180 प्लस से अधिक हो जाएगा यहाँ पर। तो ये होता है फार्मूला। तो आप देखिए फिर से आप लोग को बोलता हूँ, देखिए बोलिए, आप लोग को मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले क्या बोली वाई, फिर क्या बोली ए, देखिए मैं बोलता हूँ वाई ए, फिर ई लिखेगा, फिर क्या करते हैं हम लोग बी एफ देखते हैं, बी एफ देखेंगे, फिर क्या करेंगे एच सी करेंगे, क्या करें एच सी करेंगे, ये चीज़ हम लोग करेंगे, क्लियर है। और आप लोग कीजिए, देखिए वाई से क्या होगा 90 डिग्री, फिर ए से 105 डिग्री, फिर ई जाएंगे, फिर बी करेंगे, फिर एफ करेंगे, बी एफ करेंगे, फिर एच सी करेंगे, क्लियर। तो इस टाइप से आप लोग 90, फिर 90, 105, फिर 120, फिर 130, 155, 180, 180 से अधिक के लिए कर दीजिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा था एच के लिए, तो ऑलमोस्टली देखिए एच में कितना लिख रहा है 180, तो राइट आंसर होगा 180। तो ऑप्शन नंबर जाइएगा, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दे। ये क्वेश्चन अच्छा था इसलिए मैं यहाँ पे 2-4 बार फोकस किया हूँ, क्लियर है। याद रखिए इसके लिए सिलिकॉन धातु का प्रयोग करते हैं, क्लियर है। इसके साथ साथ इसका प्रयोग हम लोग अबरक, कांच, रेशम, एल्वेस्टर के लिए भी करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्ट धारा जनित में उत्पादित विद्युत वाहक बल किसके समानुपाती होता है? और मोस्टली फ्रेंड देखिए सबसे पहले आप लोग फार्मूला लिखने का प्रयास करिए। देखिए डिस्ट धारा जनित से उत्पादित ईएमएफ का जो वैल्यू होता है, यानी ई लिखेगा, तो सबसे पहले जेड लिखते हैं एन, फिर लिखते हैं 5p, बाई क्या लिखते हैं 60a बोल रहा, क्लियर है। आप लोग बोल रहा किस, देखिए ईएमएफ किसके समानुपाती होता है? और मोस्टली फ्रेंड देखिए आप लोग को मैं बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बातें करना चाहता हूँ जेड का, तो जेड जो होता है आर्मेचर में उपस्थित कुल चालकों की संख्या होता है। बातें करना चाहता हूँ एन का, तो ऑलमोस्टली एन जो होता है जनरेटर की गति होता है। ये फाई जो होता है आप लोग का ये प्रति ध्रुव प्रवाह यानी फ्लक्स पर पोल होता है। पी क्या होता है, तो ऑलमोस्टली ध्रुवों की संख्या होता है। ए क्या होता है, समांतर पथों की संख्या होता है, क्लियर है। तो बोला किसके समानुपाती होता है, तो ऑलमोस्टली देख सकते हैं पोल के होते हैं। किसके होते हैं, पोल के। तो राइट आंसर कीजिए तो पोल करंट के, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिएगा, देखिए तरंग यानी वेव यानी कि वेव वाइंडिंग के लिए, देखिए वेव एक होता है वेव वाइंडिंग, एक होता है लैप वाइंडिंग। तो वेव वाइंडिंग के लिए हमेशा याद रखिए कुंडलन की जो संख्या होता है, यानी एक की जो संख्या होता है इसमें हमेशा 2 पे होता है। कैसे याद कीजिए, देखिए वेव अगर लिखते हैं तो ए का प्लेस कितना सेकेंड पोजिशन पे, तो आप लोग इस टाइप से याद कर लीजिए, क्लियर है। एक होता है लैप के लिए, तो ऑलमोस्टली लैप के लिए बताए थे। देखिए लैप लिखिएगा ना, तो इसमें क्या होता है, इसमें लैप कुंडलम की जो संख्या है, देखिए ए जो है ना ए किसके बराबर है, तो ऑलमोस्टली देख सकते हैं पी के बराबर है। तो ए के यानी कि इसमें लैप कुंडलम के लिए एक जो होता है ध्रुवों की संख्या के बराबर होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी इलेक्ट्रिक आयरन में इस्तेमाल किए जाने वाला तापन विधि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स याद रखिए किसी इलेक्ट्रिक आयरन में प्रत्यक्ष प्रतिरोधक तापन विधि का प्रयोग करते हैं। तो प्रत्यक्ष प्रतिरोधक तापन विधि का, यानी ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। टाइमिंग और कंट्रोल प्रोसेस के लिए प्रयुक्त मोटर का प्रकार कौन सा होता है? और मोस्टली फ्रेंड्स याद रखिएगा टाइमिंग और नियमित प्रणाली के लिए रिलक्टेंस मोटर का प्रयोग करते हैं। तो रिलक्टेंस यानी ऑप्शन नंबर देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स याद रखिए इसमें 3 फेज सिंक्रोनस मोटर की तरह स्लिप रिंग, ब्रश और कुंडली नहीं होती है, क्लियर है। और याद रखिए ये एक प्रकार का क्या होता है, तो ऑलमोस्टली याद होगा यह एक प्रकार का सिंक्रोनस मोटर होती है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो और क्वेश्चन ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बीच में ये रहा, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बीच में ये रहा, किसी भी क्षण पर अल्टरनेटिंग क्वांटिटी वोल्टेज या करंट के परिमाण को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स याद रखिए किसी भी क्षण पर प्रत्यावर्ती धारा व विभव
हाँ, वह विभव के मान तत्क्षणातिक जो होता है उसको बोलते हैं तत्कालिक मान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तत्कालिक मान बोलते हैं। तो आठ से स्पॉट वैल्यू बोलिए, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दिया। यानी किसी भी क्षण पर अल्टरनेटिंग क्वांटिटी और वोल्टेज और करंट के परिमाण को बोलते हैं तत्कालिक मूल्य कहते हैं। क्या बोलते हैं? तत्कालिक मूल्य कहते हैं। देखिए यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूँ। सबसे पहले से भी से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला जो लिखते हैं वी एम। देखिए वी एम लिखते हैं, फिर सैन लिखते हैं, ओमेगा टी, सैन ओमेगा टी लिखते हैं। क्लियर है? इसमें जो भी है इसी को बोलते हैं तत्क्षणिक मान बोलते हैं, वी एम को बोलते हैं अधिकतम मान बोलते हैं। क्लियर है? ये ओमेगा को बोलते हैं ये कोणीय आवृत्ति, जिसको हम लोग फार्मूला लिखते हैं 2πf या 2πf रेडियन पर सेकंड भी इसका फार्मूला होता है। क्लियर है? तो इस टाइप से हम लोग इसका जानते हैं। क्लियर है? चलिए अब बातें करना चाहते हैं आरएमएस का। तो आरएमएस का वैल्यू आप लोग को मैं बताए थे। आरएमएस वैल्यू क्या होता है? आरएमएस वैल्यू बोलेगा तो जो मैक्सिमम वैल्यू होता है ना उसको आप लोग √2 से डिवाइड कर दीजिएगा। अब पीक वैल्यू ऑलमोस्टली आप लोग जानते हैं पीक वैल्यू भी क्या होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परिपथ में धारा ज्ञात कीजिए। किसी परिपथ में धारा ज्ञात कीजिए जब उसमें प्रवेश करने वाली चार्ज Q 10 टी कूलम है तो समय t सेकेंड है। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड देखिए सबसे पहले Q, तो ऑलमोस्टली देख सकते हैं Q लिख रहा है कितना 10 t लिख रहा। तो हमें क्या निकालना? आवेश। तो देखिए हम लोग को क्या निकालना है? टी सेकेंड में ना, तो टाइम लिख रहा है आप लोग का टी सेकेंड, तो आप लोग को आई निकालना। तो आई निकालना है तो हम लोग ऑलमोस्टली जानते हैं धारा, यानी धारा का फॉर्मूला क्या होता है? आवेश, यानी Q/T होता है। तो देखिए Q का वैल्यू लिख रहा है 10 t लिख रहा है और T का वैल्यू ऑलमोस्टली केवल T लिख रहा है। T को कैंसिल कर दिए तो केवल 10 एम्पीयर आएगा, यानी 10A। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाते हैं 10A, यानी ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए किसी मशीन की दक्षता अधिक होती है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, किसी मशीन की दक्षता अधिक होगी यदि, देखिए किसी मशीन की दक्षता तभी अधिक होगी जब उसकी हानियाँ कम होती है। जब हानियाँ कम होती है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग याद रखिएगा, हानियाँ जब कम होती है, जब दक्षता कब अधिक होती है? जब हानियाँ कम होती है। क्लियर है? और हानियाँ कम होने के कारण वह उच्च दक्षता प्रदान करती है। क्लियर है? ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े होंगे। देखिए सबसे पहले मशीन की दक्षता यानी एन का फॉर्मूला पढ़ेंगे तो ये क्या होता है? आउटपुट शक्ति। देखिए आउटपुट शक्ति बटा क्या होता है? इनपुट शक्ति होता है। इनपुट शक्ति होता है। क्लियर है? और इनपुट शक्ति प्लस हानि को भी हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे बीच में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है ये। इसके साथ साथ याद रखिएगा मशीन की दक्षता जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/हानि होता है। 1/हानि होता है। क्लियर है? चलिए बिजली के तार, धात्विक पदार्थ तथा उपकरणों के ध्रुव व्यवहार से निर्मित आग की क्या होता है? तो देखिए बिजली के तार हो गया, धात्विक पदार्थ या उपकरणों के ध्रुव व्यवहार से निर्मित जो आग होता है, हमेशा मैं बताया था डी याद कर लिए, MDH बताया था ना। तो जितना मेटल का होता है, देखिए मेटल, तो मेटल वाला जो होता है ना MD याद कर लीजिएगा। तो मेटल वाला जो होता है ना वो आप लोग का डी में सेक्शन में आता है। तो राइट आंसर किया तो श्रेणी नंबर डी में आएगा। क्लियर है? इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिए। चलिए यहाँ से ऑपरेशन कर देते हैं, बहुत दिनों से और बहुत देर से ऑपरेशन नहीं किया। देखिए श्रेणी ए में तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स श्रेणी में आता है लकड़ी आता है। क्या आता है? ये लकड़ी आता है। क्या आता है? ये लकड़ी आता है। फिर कपड़ा आता है। क्या आता है फ्रेंड? कपड़ा आता है। फिर इसी के साथ साथ जूट भी आता है। इसमें किस में आता है? श्रेणी ए में आता है। क्लियर है? वही श्रेणी बी की बातें करना चाहता है तो इसमें पेट्रोल आता है। क्या फ्रेंड आता है? पेट्रोल आता है। फिर इसमें डीजल आता है, ये सब आता है। सी की बात करना चाहते हैं तो इसमें LPG CNG गैस आती है। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है। किसी डीसी मशीन का घूमने वाला भाग को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स याद रखिए किसी डीसी मशीन के घूमने वाला भागों को हम लोग आर्मेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्मेचर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइए तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? इसके साथ साथ याद रखिएगा आर्मेचर में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, यानी कि आर्मेचर जो होता है इसमें हम लोग EMF बल को उत्पन्न करते हैं, यानी EMF को उत्पन्न करते हैं। क्लियर है? चलिए अब देखिए डीसी मशीन जो होता है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर भी कार्य करता है। क्लियर है? चलिए अब इसका जो स्टेटर बना था वह सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। इतना मैं पॉइंट्स तो बता दे रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लक्स की SI यूनिट क्या होती है? ऑलमोस्टली फ्रेंड देखिए सबसे पहले फ्लक्स, देखिए फ्लक्स की SI मात्रा क्या होता है? देखिए सबसे पहले फ्लक्स का जो SI मात्रा होता है वो वेबर होता है। क्या होता है? ये वेबर जो होता है वो फ्लक्स का SI मात्रा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? वही देखिए वेबर होता है फ्लक्स का SI मात्रा। क्लियर है? लेकिन वही याद करिए वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, अगर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर अगर बोलते हैं तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई होती है। ये जो होता है ना चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई होती है। क्लियर है? इसके साथ साथ देखिए मैं आप लोगों को दो चीज़ बढ़ाना चाहता हूँ। ये होता है फाई, तो फाई का वो बोलते हैं ये फ्लक्स, तो फ्लक्स कैसे मात्रा होता है? वेबर। क्या होता है? ये वेबर। और ये एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी होता है। क्लियर है? एक होता है बी, तो बी का फॉर्मूला होता है φ/a, यानी कि देखिए φ/a, तो ये आप लोग का एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी होता है। और ये इसको हम लोग ये जो होता है ना, यानी ये बी को हम लोग बोलते हैं, अभी देखिए ये इसको हम लोग बोलते हैं क्या? तो इसको बोलते हैं फ्रेंड्स
फ्लक्स बोलते हैं। फ्लक्स कैसे मतलब वेबर हो गया। लेकिन बी, तो बी को बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। इसका होता है वेबर पर फाई बाई ए, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, वाई फाई बाई ए, यानी कि वेबर पर मीटर स्क्वायर। देखिए इसका फार्मूला क्या याद करिए, फाई बाई ए होता है ना, तो देखिए फाई का ऐसा ही मतलब क्या होता है, तो ऑलमोस्टली पता है वेबर होता है, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर। इस टाइप से आप लोग भी कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए वही बातें करना चाहते हैं। देखिए एम्पियर टन, देखिए एम्पियर टन एक होता है फार्मूला आप लोग का, एक होता है चुंबकीय बल का। तो फ्रेंड्स याद रखिए चुंबकीय बल का जो फार्मूला होता है एम्पियर टन प्रति वेबर होता है। यानी कि देखिए ये जो आप लोग लिखा ना एम्पियर टन प्रति वेबर जो होता है, ये आप लोग का होता है चुंबकीय बल का। किसका होता है, ये चुंबकीय बल का जो होता है एम्पियर टन बल प्रति वेबर होता है। क्लियर है। चलिए ये सारी चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए और फ्लक्स का जो सीजीएस मात्रा होता है वो मैक्सवेल होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निकेल लौह सेल में इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में उपयोग किए जाने वाले निम्नलिखित रसायनों में कौन सा होता है। तो फ्रेंड्स याद रखिए निकेल लौह सेल में इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में हम लोग KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए इसमें याद रखिएगा निकेल आयरन सेल, देखिए निकेल आयरन सेल को एडिशन सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं, निकेल आयरन सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशन सेल कहते हैं। यह एक प्रकार का सेकेंडरी सेल होता है। अब याद रखिए इसका EMF का जो वैल्यू होता है वह 1.2 वोल्ट से लेकर 1.5 वोल्ट के बीच में होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बातें करना चाहते हैं H2SO4 का। तो H2SO4 का जो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, सबसे पहले लीड स्टोरेज बैटरी में करते हैं, लीड स्टोरेज बैटरी में करते हैं, इसके साथ साथ वोल्टेइक सेल में करते हैं, ये दोनों में यूज करते हैं। क्लियर है। चलिए 2 मीटर व्यास के एक वृत्ताकार चालक के केंद्र में से 100 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है, तो क्षेत्र तीव्रता क्या होगी। तो देखिए इसके लिए आप लोग को फार्मूला यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आप लोग देखिएगा इसका रेडियस, तो ऑलमोस्टली देख सकते हैं 2 मीटर लिख रहा है, व्यास लिख रहा नहीं है, तो यहाँ पे आप लोग क्या फिर आई का वैल्यू देखिए, आई का वैल्यू आप देखिए 100 एम्पियर है, 100 एम्पियर लिख रहा। हम लोग म्यू टाइम्स का वैल्यू क्या होता है, तो ऑलमोस्टली आप लोगों को बताया था 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। क्लियर है। तो इसी के अनुसार आप लोग को इसका बी का वैल्यू निकालना है, तो इसमें फार्मूला था म्यू बाय 2 पाई इंटू आई बाय आर कीजिएगा। इस फार्मूला से आप लोग को बैठाइएगा तो 2 इंटू 10, देखिए मैं बना ही देता हूँ। सबसे पहले देखिए हम लोग को बी निकालना है, तो बी का फार्मूला होता है म्यू बाय 2 पाई होता है, म्यू बाय 2 पाई इंटू आई बाय आर कीजिएगा। अब देखिए म्यू का वैल्यू कितना लिख रहा है, तो ऑलमोस्टली देख सकते हैं 4 पाई इंटू 10 टू पावर कितना लिख रहा है, -7। अब देखिए 2 पाई है, तो हम लोग ऑलमोस्टली यहाँ पे 2 लिख देंगे पाई। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा 1 आई बटा आर, तो आई का वैल्यू कितना लिख रहा था, 100 लिख रहा था। आर का वैल्यू देखिए ये आप लोग का 2 मीटर व्यास था, तो रेडियस कितना होगा, 1 होगा ना। आप कैंसिल किए 2 पाई से 4 पाई आप लोग का 2 बार कट गया। अब सॉल्व कीजिए, तो यहाँ अगर आप लोग सॉल्व किए तो 2 गुना 10 पर पावर -5 होगा, तो राइट आंसर कीजिए 2 गुना 10 पर पावर 5 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक यूनिवर्सल मोटर निम्नलिखित में से किस पर चलती है। तो फ्रेंड्स आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, एक यूनिवर्सल मोटर जो होती है वह हमेशा सीरीज वुंड तथा हाई स्टार्टिंग टॉर्क पर वाली होती है। तो ऑप्शन के वह लोड के आधार पर बदलती रहती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो ऑप्शन नंबर इसका एक आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिए यूनिवर्सल मोटर AC व DC दोनों पर समान गति से कार्य करता है। क्लियर है। इसका प्रयोग हम लोग ग्राउंडर, जूस मिक्सर, ड्रिल, सिलाई मशीन इत्यादि में करते हैं। क्लियर है। और यूनिवर्सल मोटर की गति भारत के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। 60 क्वेश्चन हो चुका, मात्र 15 क्वेश्चन बचा हुआ है। किसी एम्पलीफायर स्टेज के आउटपुट को अगले स्टेज के इनपुट से जोड़ने की तकनीक को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा किसी एम्पलीफायर स्टेज के आउटपुट को अगले स्टेज के इनपुट से जोड़ने की तकनीक को कम्प्लिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, कम्प्लिंग। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाए तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसको बायपोलर का फुल फॉर्म देखिए, इसका हम लोग बोलते हैं BJT, इसको बोलते हैं एक बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो एक बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में 2 जंक्शन और 3 लेयर और 3 टर्मिनल होते हैं। यानी कि इसमें याद रखिए सबसे पहले 2 जंक्शन होता है, उसके साथ साथ 3 लेयर होता है और 3 टर्मिनल होता है। ये याद रखिएगा 2 3 3 का कंडीशन होता है। तो देखिए 2 3 3, तो 2 लेयर, फिर से मैं बोल रहा हूँ 2 लेयर होता है, 3 लेयर, 2 जंक्शन, 3 लेयर और 3 टर्मिनल। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दें, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए ये क्या होता है, तो एक प्रकार का धारा नियंत्रित उपकरण होता है। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, LED का इस्तेमाल
करके बनाई जाती है। और मोस्टली फ्रेंड्स एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए एलईडी का लाइट इमिटिंग डायोड होता है, क्लियर है। तो इसमें होता है गैलियम आर्सेनाइड, यानी कि देखिए जीए, हम लोग बोलते हैं GaAs, यानी गैलियम आर्सेनाइड या फिर गैलियम फॉस्फाइड नामक यौगिक का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो एलईडी में GA और AS का प्रयोग करते हैं। यह एक प्रकार का मिश्रित अर्धचालक होता है। चलिए इसके साथ साथ याद रखिएगा एलईडी अग्र यानी कि फॉरवर्ड बायस पे निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केबल ट्रे से केबल को कैसे फिक्स किया जाता है। और मोस्टली फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, इसके लिए हम लोग फिक्स करने के क्लैंप से करते हैं। किससे करते हैं, क्लैंप से करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजल जनरेटर के ओवर स्पीड से प्रोडक्शन की जाती है। और मोस्टली फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा, देखिए ये क्वेश्चन पूछा था, डीजल जनरेटर की ओवर स्पीड से प्रोडक्शन की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा गवर्नर, क्या होगा ये गवर्नर, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर बराबर लिख रहा रो लेंथ बाय एरिया, इस समीकरण में रो किसको दर्शाती है। और मोस्टली आप लोग जानते हैं रो को क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता, क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता, क्लियर है। अब इसका यूनिट के बारे में बात करते हैं, तो ऑलमोस्टली आप लोग पढ़ेंगे इसका यूनिट जो होता है वह ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर। और यह किस पे निर्भर करता है, सबसे पहले पदार्थ के तापमान पे और पदार्थ की प्रकृति पे, ये केवल दो चीज़ पर निर्भर करती है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके साथ साथ यह एक प्रकार का अदिश राशि भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना फीडबैक के एम्पलीफायर की धारा लब्धि 240 है। जब ऋणात्मक धारा फीडबैक लागू होता है तो एम्पलीफायर के प्रभावी धारा लब्धि का निर्माण करें, जिसमें MI का वैल्यू लिख रहा है 0.015। तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले देखिए A का वैल्यू, तो आप लोग A का वैल्यू देखिएगा तो 240 लिख रहा है। कितना लिख रहा है ये, 240 लिख रहा है। और हम लोग करेंगे MI का वैल्यू, तो MI के वैल्यू को हम लोग बोलते हैं बीटा, क्या बोलते हैं, बीटा। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे 0.015 करेंगे, क्लियर है। तो हम लोग AF का अगर वैल्यू निकालेंगे तो सिंपल में क्या करेंगे, A करेंगे फिर 1 + A बाय बीटा करेंगे। ये फार्मूला को यूज कीजिएगा ना, तो देखिए मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, AF का फार्मूला यूज करेगा तो सबसे पहले A लिखना पड़ेगा, फिर 1 + A बाय बीटा कीजिएगा और वैल्यू पुट कीजिए। तो A का वैल्यू ऑलमोस्टली 240 था, फिर 1 प्लस क्या करेंगे 240 गुना 0.15, इसको सॉल्व कीजिए तो 52.17 इसका राइट आंसर आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइए तो ऑप्शन नंबर A को क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटर की प्लेटों पर आवेश व्यंजक द्वारा निरूपित किया जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, सबसे पहले देखिए आप लोग को मैं ऑलरेडी बताया था, कैपेसिटर की चालक प्लेटों को धनात्मक चार्ज करता है। क्या करता है, चार्ज करता है, अर्थात इसका पोटेंशियल बढ़ जाता है। तो जितना अधिक कंडक्टर को चार्ज देता है उतना पोटेंशियल बढ़ेगा, यानी कि इसमें होता है Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या होता है V। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो देखिए यहाँ Q बराबर कीजिए तो C भी होगा, क्या होगा, C भी होगा। तो यहाँ से निकालेगा तो C बराबर क्या निकाले, Q/V निकालेगा। तो यहाँ पे हम लोग को Q बोल रहा था, तो ऑलमोस्टली Q बराबर VC होगा। तो ऑप्शन नंबर C को क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, श्रेणी में संयोजित 3 संधारित्रों की कुल धारिता ज्ञात करें। यदि दिया गया उसकी व्यक्तिगत धारिताएं दिख रहा 20 माइक्रोफराड, 100 माइक्रोफराड और 50 माइक्रोफराड है। तो सबसे पहले याद रखिए, देखिए श्रेणी में है तो यहाँ पे देखिए श्रेणी में संयोजित 3 संधारित्रों की कुल धारिता ज्ञात करना। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, कुल धारिता निकालना ना श्रेणी क्रम में। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा श्रेणी क्रम में निकालिएगा, वो भी आप लोग कैपेसिटर के फॉर्म में ना। तो हम लोग इसका फॉर्मूला लिखते हैं 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 कीजिएगा और आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो यानी 1/20 करेंगे, फिर 1/100 करेंगे, फिर 1/50 कीजिएगा। अगर आप लोग इसको पूरे का पूरे सॉल्व करते हैं तो 12.5 माइक्रोफाराड आएगा। कितना है, 12.5 माइक्रोफाराड, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। देखिए 60 हर्ट्ज के साथ विद्युत वाहक बल बनाने वाले 4 पोल प्रतिवर्तक की गति क्या होगी। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऑलरेडी पढ़े होंगे NS। तो NS का फार्मूला क्या होता है, देखिए 120 × F/P करते हैं। अब आप लोग पुट कीजिए, 120 कर दिए, F का वैल्यू देखिएगा तो 60 हर्ट्ज है, ठीक है। अब P का वैल्यू देखिएगा तो 4 है, 4 का पावर में 60 कितना बार में था, 15 बार में। तो 120 को 15 से गुना करेंगे तो ऑलमोस्टली 1800 लाइएगा। तो 1800 RPM इज द राइट आंसर। तो मोस्टली इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि AC का विभव 2 वोल्ट Vm/पाई है तो इसका वर्ग माध्य मूल का मान क्या होगा। तो देखिए इसका अगर आप लोग निकालिए तो देखिए सबसे पहले याद रखिए, देखिए V एवरेज ऑलरेडी देख सकते हैं, V एवरेज का वैल्यू क्या लिख रहा है, 2 लिख रहा है Vm बाय यहाँ पे शायद ये पाई है, क्लियर है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले VA निकालेंगे। VA निकालेगा ना तो सिंपल वे में इसको क्या करते हैं, रूट, इसको मैं भी स्किप कर रहा हूँ फ्रेंड, ये कन्फ्यूज मेरा कर रहा है क्वेश्चन।
ये कंफ्यूज कर रहा, सॉरी इस क्वेश्चन को मैं नहीं बता पाऊंगा अभी। देखिए अगला, निम्नलिखित में कौन सा मोटर और जनरेटर का एक समग्र रूप है जिन्हें विद्युत और यंत्रवत तरीके से एक मशीन में संयोजित किया था? तो ऑलमोस्टली उसको बोलते हैं मोटर कन्वर्टर सेट बोलते हैं, मोटर कन्वर्टर सेट बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। सामान्य उत्तेजन वाले तुल्यकालिक मोटर में पीएफ क्या होता है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स याद रखिए, सामान्य उत्तेजन वाले तुल्यकालिक मोटर में पावर फैक्टर होती है, एकांक होती है। क्या होता है? ये एकांक होती है, यानी ऑप्शन नंबर देखिएगा तो एकांक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? इसके साथ साथ याद रखिएगा, सिंक्रोनस मोटर एक समान गति पे, अगर सिंक्रोनस मोटर का एक समान गति पे एनएस का जो वैल्यू होता है 120F/P होता है, 120F/P पर संचालित होते हैं। ठीक है, भार में परिवर्तन से भी उसकी गति पर कोई प्रभाव नहीं होता है। चलिए अब सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, संधारित्र प्रवर्तित एकल फेज मोटर में यदि कैपेसिटर के स्थान पर क्या लगा दीजिए तो दिशा में चलती रहेगी? तो ऑलरेडी इसका राइट आंसर होगा इंडक्टेंस। क्या होगा? इंडक्टेंस। ऑप्शन नंबर ए को याद कर लीजिएगा। यानी कि बोला जाए तो संधारित्र प्रवर्तित एकल फेज मोटर में यदि संधारित्र के स्थान पर प्रतिरोध लगा दिया, सॉरी प्रतिरोध होगा, मैं गलत बता दिया, प्रतिरोध, यानी कि प्रतिरोध लगा दिया जाए, प्रतिरोध लगा दिए तो भी मोटर समान दिशा में चलती रहेगी। क्लियर है? इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए सबसे लास्ट क्वेश्चन, भंवर धारा की एक कमी क्या है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, भंवर धारा की जो सबसे पहले इक्वेशन में लास्ट टाइम लिख देता हूँ। तो पी का फॉर्मूला क्या लिखे, मैं फिर बोलता हूँ। सबसे पहले के ई कीजिएगा, फिर बी एम करिएगा, बी एम का स्क्वायर कीजिएगा, फिर एफ का स्क्वायर कीजिएगा, फिर टी का स्क्वायर के फिर भी लिख दीजिएगा वाट में। जिसमें बोलेगा पी क्या है तो एडी धारा क्षेत्र है। फिर देखिए यहाँ पे बोलेगा आपका बी एम क्या है तो ऑलमोस्टली जानते हैं अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स करना था। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी है। टी क्या है? कार की मोटाई है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? सी। वाइंडिंग में हीटिंग का नुकसान होता है। क्या होता है ये? देखिए भंवर धारा की कमी क्या है कि वाइंडिंग में हीटिंग का नुकसान होता है। क्लियर है? चलिए ये रहा आप लोगों का 75 क्वेश्चन। कुछ हमारे फ्रेंड्स लोग बोलते हैं आंसर, तो देखिए आंसर मैं आप लोग को दिखा दी हूँ, आप लोग देख लीजिए क्या है, कहीं मिस्टेक तो नहीं किए। बाकी मेरा सॉल्यूशन रहता है, बहुत सारी चीज़ को मैं अपने अकॉर्डिंग बताता हूँ। क्लियर है? चलिए अब देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन लाता हूँ। ये आप लोग का सेट नंबर कितना था? ऑलमोस्टली 14 था। क्लियर है? अब मैं नेक्स्ट लेके आता हूँ तो ऑलमोस्टली अब देखता हूँ मैं क्या लेके आता हूँ। ऑल चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता है फ्रेंड। मेरा नाम जानते हैं आप लोग, कॉन्टैक्ट करना है तो आप लोग इस नंबर से कर सकते हैं 9852426772, ये मेरा नंबर है। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोग का सेट नंबर 15 के अनुसार आप लोग वीडियो देखिए। आप लोग को बहुत सारे वीडियो में जो बता दिया हूँ, बहुत सारे कंटेंट दे दिया हूँ। अगर आप लोग इतना देख लेते हैं ना, काफ़ी अच्छे ट्रेड में पास कर जाएगा। अब मेरा टारगेट होगा 6 क्लास और देना आप लोग का। क्लियर है? और मैं आप लोगों को बोला था मैं कौटिल्य वाले नोट्स को बताऊंगा, तो कौटिल्य वाले नोट्स का मैं आधा बता दिया हूँ, उसमें और भी कुछ ऐड करके बताऊंगा। क्लियर है? तो अब 20 तारीख तक मेरा पूरा टारगेट है, जो आप लोग का प्लेटफॉर्म का बुक है उसको पूरा का पूरे कंप्लीट करना है। देखिए आज 15 तारीख है, 14 सेट में चल गए हैं, यानी कि 20 तारीख को मैं पूरे का पूरे इसमें जो भी 20 सेट है उसको कंप्लीट कर दूंगा। फिर प्रीवियस ईयर का मेरे पास क्वेश्चन यानी कि 6 सेट का, जिसमें 2 अपलोड कर चुका हूँ, 4 उधर अपलोड करूँगा, कौटिल्य वाले का एक अपलोड करूँगा। उसके बाद मैं देखूँगा कुछ मिक्सिंग करके मैं अपने लाने का प्रयास करूँगा। नहीं तो इसी 20 को मैं क्या करूँगा, 55 सेट यानी एक दिन में 5 सेट का सिंपल में खाली क्वेश्चन आंसर बताते जाऊँगा और केवल एमसीक्यू के तौर पे बता दूंगा, सिंपल में कोई डिस्कस नहीं करूंगा। क्लियर है? इससे क्या होगा ना, आप लोग लास्ट टाइम एग्जाम हॉल में अगर एग्जाम के लिए निकलते हैं ना, तो आप लोग केवल देखते जाइएगा ना, तो आप लोग का माइंड में कवर हो जाएगा। तो ये मेरा प्लानिंग है लास्ट टाइम। तो आप लोग बताइएगा क्या रहेगा, सही होगा या गलत रहेगा। क्लियर है? तो चलिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, अथवा सपोर्ट कीजिए ताकि अच्छा लगे और भी मैं मेहनत कर सकूँ आप लोगों के लिए बीच में। इसके साथ साथ मैं फ्रेंड पार्ट ए के लिए भी 100 क्वेश्चन को मैं अपने तरीके से मैथमेटिक्स से बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग और साइंस और रीजनिंग का क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं। अगर आप लोग देखिएगा तो बहुत ही लाभ आप लोग का होगा। तो मैं तो बोलता हूँ जरूर आप लोग मेरे वीडियो को वॉच कीजिए, आप लोग को काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेगा। तो चलिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी बाय सागर कुमार। थैंक यू सो मच।